सवाल सिर्फ ये नहीं कि मोदी सरकार का कैबिनेट रिशफल कब होगा, सवाल ये है कि मंत्री बनते ही कैसे हैं और मंत्री हटते क्यों हैं। परफॉर्मेंस से, संघ के संकेत से, जातीय गणित से। जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसको रिवॉर्ड मिलेगा। धर्मेंद्र प्रधान की जहां तक बात है, धर्मेंद्र प्रधान को जो हमें सुनने में आया है कम से कम 2 महीने से एक पीएम के साथ एक अपॉइंटमेंट भी नहीं मिला है। धर्मेंद्र प्रधान के बारे में तो चर्चा होती है, लेकिन आर्थिक सुधार के मोर्चे पे भी देखें तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ है। मोदी जी पब्लिक प्रेशर पर मंत्रियों को हटाते नहीं है। राघव चड्ढा की लॉटरी, राघव चड्ढा, क्योंकि वो जो लॉटरी किसकी लगेगी, वो वहाँ के पंजाब के समीकरणों पे ध्यान देके, सोशल इंजीनियरिंग पे ध्यान देकर होगा। क्या सिख को बनाना है या पंजाबी को बनाना है या दलित कम्युनिटी से। नीतीश कुमार को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए। तो ये एसेंशियली एक पॉस्चरिंग चल रही है कि किसको क्या मिलना चाहिए। कोई मंत्री पद नहीं लेंगे, बिहार में ही रहेंगे, भले ही राज्यसभा सांसद बन गए हैं और आगे कुछ नहीं है। ये हम सब की सामूहिक विफलता है कि हमको पता नहीं चल पाता है कि कैबिनेट एक्सपेंशन कब होगा, कौन कौन से चेहरे होंगे। कैबिनेट जो है ना, इस बार जो होगी वो प्रधानमंत्री लार्ज स्केल पे करने वाले। मुझे हंसी आती क्योंकि असलियत ये है कोई कुछ नहीं जानता, सब पतंगबाजी हो रही। आखिरी निर्णय केवल 1-1.5 व्यक्ति लेते हैं। एक का नाम है नरेंद्र मोदी और हाफ है अमित शाह जी। महाराष्ट्र में शरद पवार की राजनीति फिर से पुराने लोहे की तरह तप रही है। देवेंद्र फडणवीस और सुप्रिया सुले में काफी नजदीकी आ गई है। मुझे जो जानकारी है, पवार जी का प्रिफर्ड ऑप्शन है कांग्रेस के साथ जाना। 30 जुलाई को पटना की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव होना है। खबर यह है कि जनस्वराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर यहां से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। उसमें अब किंतु और परंतु नहीं है, लड़ रहे हैं वो। इनको राहुल गांधी ने फोन किया और तब ये माने। बिल की बात भी होगी जो संसद के मॉनसून सत्र में आ सकता है। बिल कहता है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिन तक जेल में रहें तो फिर उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी होगी। कोई अफसर में इतना दम नहीं है कि प्रधानमंत्री को कस्टडी में ले। कोई भी बिल आता है तो वो जो है किसी के पक्षपात के लिए नहीं होता है, वो कानून का रूप होता है। कानून ये मानता चला जाता है कि कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन इस तरह के बिल के साथ वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स भी नहीं हो सकता। राजनीति में तो सब कुछ जायज है सर। लव एंड वॉर। अंत में आखिर में हिमांशु जी यहाँ जाते हैं कि अरे पहले भी हुआ है। Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. राजनीति में कुर्सियां कभी खाली नहीं रहती, बस उनके नीचे रखी जमीन बदलती रहती है। कभी रिपोर्ट कार्ड के नाम पर, कभी सामाजिक समीकरण के नाम पर, कभी संगठन की सलाह के नाम पर और कभी उस अदृश्य पसंद के नाम पर जिसे दिल्ली के गलियारों में लोग आधे मजाक और आधे डर से 1.5 लोगों की पसंद बताते हैं। आज नेता नगरी में सवाल सिर्फ ये नहीं कि मोदी सरकार का कैबिनेट रिशफल कब होगा, सवाल ये है कि मंत्री बनते ही कैसे हैं, बनने का तरीका क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है और मंत्री हटते क्यों हैं। परफॉर्मेंस से, संघ के संकेत से, जातीय गणित से या सत्ता के उस गणित से जिसकी कॉपी जनता को कभी दिखाई ही नहीं जाती। और इसी सवाल के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। क्या ये जवाबदेही का मामला है या राजनीतिक मौसम बदलने का संकेत? फिर उस बिल की बात भी होगी जो संसद के मॉनसून सत्र में आ सकता है। बिल कहता है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिन तक जेल में रहें तो फिर उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी होगी। और सुनने में ये नैतिकता की छतरी जैसा लगता है, लेकिन विपक्ष ये पूछ रहा है कि जिस देश में एजेंसियों के इस्तेमाल पर पहले से ही सवाल हैं, वहाँ ये छतरी कहीं डंडा तो नहीं बन जाएगी। और सरकार अगर भ्रष्टाचार पर सख्त है तो अपनी वॉशिंग मशीन बंद क्यों नहीं करती है पहले। महाराष्ट्र में शरद पवार की राजनीति फिर से पुराने लोहे की तरह तप रही है। खबरें हैं कि एनसीपी के दोनों तरफ के खेमों की बातचीत के दरवाजे शरद पवार वाली एनसीपी की ओर से खुले हैं। दोनों तरफ से बातचीत चल रही है, कांग्रेस की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी। सवाल यह है कि पवार किससे बात कर रहे हैं और किसे संदेश दे रहे हैं।
और बिहार में एक नई फोन कॉल की चर्चा है। एक फोन कॉल ने नई हलचल पैदा कर दी है। राहुल गांधी ने प्रशांत किशोर को फोन क्यों किया? क्या ये चुनावी मजबूरी है, रणनीतिक संवाद है, या विपक्षी राजनीति में उस खाली जगह की तलाश जहां अभी भी कोई कहानी लिखी जा सकती है? नमस्कार, मैं हूं कुलदीप मिश्र। शुरू करते हैं ललन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी। तो संसद के मॉनसून सत्र में क्या होगा, कौन से बिल लाए जाएंगे? सीएम पीएम मंत्रियों को जेल भेजने के बाद अगर 30 दिन वो जेल में रहते हैं तो क्या उन्हें पद छोड़ना होगा? ऐसी व्यवस्था लाने वाला, ऐसा प्रावधान लाने वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऐसा कहा जा रहा है कि इस मॉनसून सत्र में लाया जाएगा। इस पर बात करेंगे। इस बहाने जो राजनीतिक परीक्षण होगा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कुनबे का, उस पर भी बात करने के लिए राजदीप सरदेसाई हैं, हमारे पिकल बॉल चैंपियन, कंसल्टिंग एडिटर इंडिया टुडे टीवी। आपका वीडियो हमने देखा सर, वीकेंड पे संभवतः आप पिकल बॉल खेल रहे थे और आपके वो शॉट लगाने के अंदाज में अभी क्रिकेटर है वो दिखता है। हिमांशु मिश्रा जी हमारे वीकेंड नहीं, मैं आज ही सुबह खेल रहा था। आज सुबह का वीडियो है। हाँ, इंडोर कोर्ट था मुंबई में, बाहर बारिश हो रही थी इसलिए हम लोग इंडोर खेल रहे थे। और मुझे ये खेल बहुत पसंद है क्योंकि जब आप 60 साल की उम्र से ज्यादा होते हैं तो ज्यादा आप दौड़ना नहीं चाहते हैं। तो बाकी जो खेल है बैडमिंटन, स्क्वॉश, उसमें दौड़ना बहुत पड़ता है। पिकल बॉल में थोड़ा कम दौड़ना पड़ता है और थोड़ा हैंड आई कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, बॉल को सही मारना पड़ता है। हाँ। जो मैं थोड़ा बहुत करने लगा हूं तो मेरी गेम्स इंप्रूव हुई है और इसी वजह से मैं कहूंगा कि ये, और आप देखेंगे मैं शॉर्ट पैंट जो पहनता हूं जब मैं मुंबई में हूं तो वो भगवे रंग की होती है। और इसमें भी कहानी है, मैंने 2 भगवे रंग की शॉर्ट पैंट खरीदी है। तो जब मैं पिकल बॉल खेलता हूं तो मैं भगवे रंग की नहीं, इसमें कहानी क्या है? खेल के खेलता हूँ। हाँ, इसमें कहानी क्या है कि मतलब ये आपने ये रंग चुना क्यों? ये रंग चुना क्योंकि आज यही तो रंग है। मैं देख रहा हूँ देश भर में, जैसे ही कैमरा पे आप आते हैं तो लाल पहन के आते हैं और जब खेलने जाते हैं तो भगवा। देखिए, ऐसा है, किसी रंग पर किसी का मोनोपोली नहीं है। अगर आपको लाल रंग पसंद है, ये लाल रंग मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, गाना था ना कुछ, ये लाल रंग अब मुझे छोड़ेगा, वो तो एक लाल रंग। फिर सुबह भगवा शॉर्ट पैंट्स, रंग के किसी मोनोपोली नहीं है किसी के। रंग जो होता है वो आदमी की एक तरह जो भी चाहे, आज हिमांशु जी है वो किसी भी रंग का शर्ट पहन सकते हैं, उससे क्या है? नहीं सर, किसी के अमीरों के पैसे वालों के खेल हैं सर, ये कहाँ गरीब? ये सब पिकल बॉल सुना भी नहीं सर हमने। पिकल बॉल कोई पैसे वालों का खेल नहीं है बॉस, ये गलत है। ये अब आप देखेंगे अगले 10 सालों में ये कई लोग इसे खेलने लगेंगे। अब बड़े आसान होता है, छोटा सा बॉल, 2 बैट लेके आप खेल सकते हैं। आप भी ट्राई करिए कुलदीप। मैं ट्राई करूंगा, पर आप पिकल बॉल चैंपियन हैं और आज के दूसरे पैनलिस्ट हिमांशु मिश्रा कॉफ बॉल चैंपियन हैं, जो ये तो शायद पैसे वालों का ही खेल है। एग्जीक्यूटिव एडिटर इंडिया टुडे ग्रुप, आपका भी स्वागत है हिमांशु जी। कॉर्फ बॉल में खेलता नहीं, मैं तो उसका खैर प्रेसिडेंट हूँ, वो ठीक है। लेकिन राजदीप जी ने जब से पिकल बॉल खेलना शुरू किया है, पिकल बॉल की जो फेडरेशन है उसकी लड़ाई जो है हाईकोर्ट में चली गई है। मतलब जहां जाते हैं वहां कुछ इस तरीके की चीजें हो जाती है। खेल रहे हैं, अच्छा है, लेकिन लड़ाई जो है उस 2 एसोसिएशन की जो है वो हाईकोर्ट तक चली गई है। भारत की कॉफ बॉल की जो फेडरेशन है, जो संघ है, उसके अध्यक्ष, कॉफ बॉल की नहीं सर, पिकल बॉल की। नहीं, मैं कह रहा हूं आपके लिए, कॉफ बॉल के संघ के फेडरेशन के अध्यक्ष एवं इंडिया टुडे ग्रुप के एग्जीक्यूटिव एडिटर हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं। आपका स्वागत। पंकज झा पॉलिटिकल एडिटर दी ललन टॉप। सर, क्या गुल्ली डंडा, कबड्डी, आपका गेम क्या है? हम लोग तो गुल्ली डंडा खेलते थे, पिट्टो खेलते थे। मैं खाली राजदीप सर से एक चीज पूछना चाह रहा था। हाँ। आपकी इजाजत हो तो निशिकांत दुबे के घर जाइए तो उनके यहाँ बड़ा सा कोर्ट है पिकल बॉल का, और वो भी कई सांसदों के साथ खेलते हैं। मुझे लगा कि राजदीप सर भी वहां जाकर खेलते होंगे, कुछ खबर उबर के चक्कर में मुझे लगा कि इसका जिक्र शुरुआती अभ्यास कहाँ किया है। इसके साथ ही हमारे साथ हैं नीतू जैन जी, सीनियर जर्नलिस्ट, जिनके एक ट्वीट से पूरे देश में ये चर्चा चली कि नरेंद्र मोदी की नई टीम में क्या क्या संभावनाएं हैं, कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है। उनसे पूछेंगे कि उनकी सूचनाओं पर क्या वो अभी भी
बनी हुई हैं, जो उन्होंने खबरें दी हैं कि इनके आने के चांसेस हैं, इनसे उन पर बात करेंगे। और सुधीर सूर्यवंशी जी हैं, न्यू इंडियन एक्सप्रेस में पत्रकार हैं और किताब भी लिखी है, उसका नाम है चेकमेट। बातचीत हम लोग करेंगे कैबिनेट रीशफल की सुगबुगाहटों पर एवं मॉनसून सत्र में क्या हो सकता है, सरकार क्या तैयारी कर रही है उस पर। मीतू जैन जी, आपसे बातचीत शुरू करते हैं। भाई, आपके एक ट्वीट से बड़ा कोहराम मचा और आपने तो बाकायदे मतलब डिटेल्ड लिस्ट एक दे दी है, जिसमें लगभग ये बताया है कि कौन कौन बाहर जा रहा है, किसके विभाग बदले जा रहे हैं, और आपने बोला कि लाइकली संडे और मंडे। हालांकि अब इतना तो लगता है कि संडे या मंडे को नहीं होने वाला है। आपने जो डिटेल्स ट्वीट किए जिसके बाद चर्चा उठी, उसमें से अब जब हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप किन किन खबरों के साथ अभी भी आपको लगता है कि सही हैं आप? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एडमिट कि हमेशा कैबिनेट रीशफल की कभी भी अगर आप खबर प्रेडिक्ट करना चाहो, इट्स ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट। एंड ये चीज मैं कभी भी नहीं करती हूँ। आई एम वन ऑफ दोज रिपोर्टर जो कैबिनेट रीशफल की खबरों से काफी दूर रहती हूँ। बट दिस वाज वन ऑफ माय, आई थिंक परहैप्स द ओनली टाइम, एंड आई मस्ट एडमिट कि जो वीकेंड वाली खबर की जो मैंने बात करी कि रीशफल ऑन द वीकेंड, आई गॉट इट रॉन्ग एंड आई डोंट माइंड एडमिटिंग ऑन नेशनल टेलीविजन दैट आई गॉट इट रॉन्ग। आई एम सॉरी अबाउट दैट। बट दैट अपार्ट, मैं बोलूंगी कि जो बाकी की बातें हैं, when it comes to the reshuffle, काफी सारी चेंजेस एक्चुअली अभी हो रहे हैं। The situation is a very fluid situation। और ये मैंने देखा है कि रीशफल से पहले जब भी ये बात उठती है कि रीशफल होने वाली है, तो सिचुएशन काफी फ्लूइड होती है और बहुत सारी एलाइज हों, स्मॉलर पार्टीज हों, या पार्टी के जो अंदर के लोग हैं, सब हर कोई लॉबिंग करनी शुरू कर देते हैं। तो इस वक्त जो बड़ी इंटरेस्टिंग जो बात चल रही है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि द रीशफल जो है वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो सकता है, उसका 2-3 काफी इंटरेस्टिंग रीजंस हैं। एक तो ये है कि जो डीएमके है, डीएमके के साथ काफी बात चल रही है कि शायद डीएमके के जो 22 एमपीज हैं वो या तो एनडीए में शामिल हो जाए, और डीएमके की तरफ से बात चल रही है कि वो आउटसाइड सपोर्ट देना चाहते हैं। तो ये जो 22 एमपीज के ऊपर सारी बात टिकी हुई है। बीजेपी चाहती है कि ये जो 22 एमपीज हैं ये एनडीए के फोल्ड में आ जाए, यानी कि इंटरनल सपोर्ट हो जाए, और इनको फिर कौन कौन सी कैबिनेट बर्थ देनी होंगी, ये इसके ऊपर बात होगी। बिकॉज रिमेंबर, हम 22 लोकसभा और शायद 8 राज्यसभा एमपीज की हम बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर ऐसे देखा जाए, और अभी हाँ, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग जो बात चल रही है वो है कि जो स्मॉलर पार्टीज हैं, जो 1 एमपीज की जो पार्टीज हैं, उनको भी लेके ये बात चल रही है कि कोशिश ये चल रही है कि वो एक्चुअली बीजेपी में शामिल हो जाए, नॉट इन द एनडीए बट इन द बीजेपी। इसलिए मुझे लग रहा है कि जो काफी सारे अंडर द सरफेस काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं, या काफी सारी बातचीत चल रही है। जैसे कि टीएमसी का आप देखेंगे, टीएमसी का लीगल स्टेटस अभी क्लियर नहीं है, और टीएमसी में आज उनके एक डेलीगेशन गया था इलेक्शन कमीशन मिलने। आई गेस दे आर लुकिंग फॉर क्लैरिटी कि उनकी क्या पोजीशन है, क्योंकि उसके बाद ही उन्हें मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। काकोली घोष दस्तीदार हो या शाइनी घोष हो, दे वुड ऑल लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ द कैबिनेट। तो एक तरफ तो इनकी खींचातानी चल रही है, और दूसरी तरफ ऑफ कोर्स हमारे नीतीश कुमार जी भी हैं। नीतीश कुमार ने जो अपना चीफ मिनिस्टरशिप बड़े आराम से ऑन अ प्लेटर बीजेपी को दे दिया था। अब सवाल ये है कि वो उन्हें कोई क्या पद मिलेगा। हालांकि मैंने अपने उसमें आपने जैसे सवाल पूछा कि मैं किस किस बातों पे टिकी हुई हूँ, नीतीश कुमार इज डेफिनेटली वन ऑफ दोज पीपल हु इज गोइंग टू बी इंडक्टेड इनटू द कैबिनेट। और इसमें इसलिए लगता है कि Nitish is one of the tallest MPC leaders in India, and he is a Kurmi. और कुर्मियों का अगर बिहार छोड़ दीजिए फॉर अ मिनट, जस्ट लुक एट यूपी में अगले साल इलेक्शंस हैं और कम से कम 7 से 8% कुर्मियों का वोट है। और नॉट जस्ट दैट, आज एक बड़ा ट्वीट किसी एक जेडीयू के एक नेता ने किया था कि नीतीश कुमार को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए। तो ये एसेंशियली एक पॉस्चरिंग चल रही है कि किसको क्या मिलना चाहिए।
नीतीश चाहते हैं कि वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने, एटलीस्ट कम से कम उनकी पार्टी के कोई लोग हैं। इस तरफ इधर चल रहा है कि अमित शाह की तरीके काफी सारे लोग हैं जो कहते हैं कि अमित शाह को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए। तो इन सब बातों को लेके काफी सारी खींचातानी जिसे कहती है वो चल रही है। जब मैंने ट्वीट किया तो इस बात को उठाया कि नीतीश कुमार बीमार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें कोई मंत्रालय कैसे दिया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि नीतीश ना सिर्फ मंत्रालय संभाल पाएंगे, बट उनको एक्चुअली मंत्रालय संभालने की जरूरत नहीं है, तो मंत्रालय तो कोई और चलाएगा। नीतीश की अभी एक पोजीशन बना के वो रखना चाहते हैं कि ही विल बी मे बी अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। नीतीश भी एक तरह से पॉस्चरिंग कर रहे हैं। और सवाल ये है कि क्या जो भी पीएम जिसको भी जो भी ऑफर करेंगे, क्या वो उस पर कायम रहेंगे, विल दे एक्सेप्ट इट, या वो बोलेंगे कि नहीं हम तो वापस जा रहे हैं। तो एक ये भी एक बहुत बड़ी टेंशन की बात है कि ये जो अलायंस, ये अलाइज जो हैं या जो वुड बी अलाइज जो हैं, वो क्या विल दे स्टे इन द एनडीए कैंप या वो वापस अपनी पार्टीज में चले जाएंगे। सो ये बहुत सारी खींचातानी चल रही है एंड जिसकी वजह से ये रीशफल थोड़ा सा पोस्टपोन होता जा रहा है। तो मैं बता दूं एक बार सिर्फ हमारे दर्शकों को कि मीतू जी ने जो ट्वीट किया था उसके प्रमुख बिंदु क्या थे। मुझे लगा था कि आप बातचीत में उनका जिक्र करेंगी। मैं उसमें 2-3 मैं आपको बता दूं विच आई एम वेरी क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जो हमें सुनने में आया है, पंकज चौधरी जी को संगठन में ले लिया जाएगा बिकॉज उनका यूपी में काफी अच्छा मतलब ही हैज अ वेरी गुड होल्ड ऑफ यूपी एंड डेप्यूटी मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री में हो सकता है शक्तिकांता दास को लाया जाए। तो शक्तिकांता दास एक फाइनेंस के आदमी हैं और उनका एक अच्छी उनकी वहां पे उसकी पोजीशन बन सकती है। अदर पर्सन आई टोल्ड यू इज नीतीश कुमार, और उसमें जैसे जैसे आप बताएंगे कि I'll tell you कि फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो धर्मेंद्र प्रधान का ऑफकोर्स प्राइम मिनिस्टर ने कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी से जैसे नाराज हैं तो उनको ड्रॉप कर दे बिकॉज कैबिनेट से, बिकॉज दैट इज ऑलवेज एन एडमिशन ऑफ गिल्ट। बट धर्मेंद्र प्रधान की जहां तक बात है, धर्मेंद्र प्रधान को जो हमें सुनने में आया है कम से कम 2 महीने से एक पीएम के साथ एक अपॉइंटमेंट भी नहीं मिला है। ही इज बीन आस्किंग फॉर एन अपॉइंटमेंट, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिनकी पोजीशन अच्छी नहीं है और बहुत सारे ऐसे हैं जो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे कुड बी इंडक्टेड इनटू द कैबिनेट, खासकर की जो अलायंस पार्टनर्स हैं। हिमांशु जी, आपने ट्वीट तो देखा ही होगा मीतू जी का, पर इसके बियॉन्ड भी उसमें अपने हिस्से की छन्नी लगाने के बाद काम की खबरें आपको क्या क्या लगती हैं? ये बात तो सही है कि शक्तिकांत दास प्रधानमंत्री के एक भरोसेमंद टेक्नोक्रेट ऑफिसर के तौर पर उभरे हैं। आरबीआई को उन्होंने जिस तरीके से चलाया, उसके पहले आरबीआई गवर्नर और सरकार के बीच में 2 बार मल्टीपल टाइम्स कॉन्फ्लिक्ट हम देख चुके थे जब बीच में टर्म छोड़ करके आरबीआई गवर्नर्स चले गए। शक्तिकांत दास आते हैं, सरकार की जो इच्छा थी उसका सम्मान रखते हैं, एक अच्छे कोऑर्डिनेशन में काम होता है, उसके बाद सलाहकार के तौर पर उनकी नियुक्ति होती है। इसके पहले एस जयशंकर भी उसी रास्ते से आ चुके हैं, अश्विनी वैष्णव भी उसी रास्ते से कैबिनेट में आ चुके हैं। क्या शक्तिकांत दास एक पॉसिबिलिटी हैं? देखिए, अब पॉसिबिलिटी है या नहीं है, क्योंकि वो अभी प्रधानमंत्री के साथ जो है कुलदीप काम कर रहे हैं। हाँ, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 है हाँ, प्रधानमंत्री के साथ। ऐसे में पॉसिबिलिटीज को खंगालना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमन देख रही है और पिछले अगर हम देखें तो 2019 से अभी तक वो लगातार देख रही है। 10 साल हो गए उनको एज ए वित्त मंत्री के तौर पर काम करते हुए। ऐसी गड़बड़ नहीं है जिसको वित्त मंत्रालय में कोई ऐसी सिचुएशन आई हो जिसको टैकल ना किया गया, तो मुझे लगता है कि वित्त मंत्रालय सेफ रह सकता है। दूसरी चीज जो मीतू कह रही थी कि कुछ लोग सरकार से संगठन में जा सकते हैं, तो मुझे ऐसा उदाहरण के अलावा नजर नहीं आता है जब सरकार से संगठन में लोग गए। एक उदाहरण है वो सिर्फ जेपी नड्डा का। 2019 में वो मंत्री थे, उनको मंत्री जब 19 में दोबारा सरकार चुनकर आई तो जेपी नड्डा को जो है वो मंत्री नहीं बनाया गया था, उनको अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनाया गया और बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। एक चीज फिर मैं कहूंगा, दूसरा कि
उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हैं, अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है बिहार के मुख्यमंत्री के पद से, तो वो अलायंस के लिए नहीं दिया। ठीक, भारतीय जनता पार्टी सेकंड बार जेडीयू से ज्यादा सीटें लेकर आई थी। 2020 में भारतीय जनता पार्टी जो है 73 सीटें जीती थी और जेडीयू जो है वो 42 सीटें जीती थी। तभी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था, क्योंकि घोषणा करके गए थे। 2025 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें जेडीयू के लीडरशिप में, नीतीश कुमार के लीडरशिप में आप चुनाव में जाएंगे, यहां तक घोषणा थी। लेकिन बीच चुनाव में प्रधानमंत्री की तरफ से, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से और तमाम लीडरशिप की तरफ से कहा गया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार का जो इस्तीफा हुआ है वो उनके स्वास्थ्य कारण, जिस तरीके के कई विजुअल्स, कई वीडियोस हमने देखे हैं, या कई ऐसे शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया जहां जो है बिहार के लोगों को एम्बेरस कि ये इस तरीके से क्या गया, उनकी तबीयत खराब है, तो कोई दो राय नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री से अगर उनको हटाया गया है उनके स्वास्थ्य कारणों से, मंत्री बनाया जाएगा इसकी संभावनाएं कम है। और ये जेडीयू के अंदर खाने भी बात होती है, वो जहां है राज्यसभा में काम करे। और ये बात नीतीश कुमार खुद से कई बार अपने बिहार के दौरों पर बोल चुके हैं कि वो मैं बिहार में मार्गदर्शक के रूप में सरकार को गाइड करता रहूंगा। तीसरा कि डीएमके को भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहेगी कि वो एनडीए में आए, और ना डीएमके ये चाहेगा, क्योंकि जो डीएमके के पास नंबर्स हैं वो पहले से बहुत कम हुए। एक डीएमके ने पिछले कई सालों में एक पोस्टिंग की है, एंटी हिंदुत्व विरोधी उनके स्टेटमेंट्स आए हैं। ये बिल्कुल उसमें वो नहीं चाहेंगे और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहेगी। हाँ, बाहर से समर्थन दे, डीएमके ने पहले ही चिट्ठी लिखी है कि हमारे को कांग्रेस के साथ लोकसभा में ना बैठाया जाए, ना राज्यसभा में हमारी जो है वो सिटिंग जो है हमारे 22 एमपीओ की वो चेंज की जाए, और राज्यसभा में जो हमारे सांसद है उनकी सिटिंग चेंज की जाए। बाहर से समर्थन मिले वो ठीक है, लेकिन देखेंगे एकनाथ शिंदे ग्रुप से, हाँ, पर अब उनका दावा बनता है एक कैबिनेट और एक एमओएस का, क्योंकि उनकी संख्या बल जो है वो जेडीयू से ज्यादा है। तो जाहिर तौर पर उनका ये दावा बनेगा कि हमको एक कैबिनेट मिलना चाहिए, एक एमओएस मिलना चाहिए। एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज अभी उनके मंत्री जो है प्रताप यादव है। टीएमसी के जो सांसद हैं वो एनडीए में आएंगे, लेकिन उनको मंत्री बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। काकोली, घोष, दस्तीदार, क्योंकि वो एनसीपी 20 सांसद जो हैं डिलीवर किए हैं। 20 सांसद हैं वो। अभी मैं वही कह रहा हूं भी, क्योंकि इस पूरे मामले पे स्पीकर का फैसला नहीं आया है। पीएम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के दौरे से वापस आए, तो हो सकता है कैबिनेट रिशफल हो जाए। इसमें ये प्रधानमंत्री को पता है कि कब कैबिनेट रिशफल करना है। 2021 में 14 जुलाई को पार्लियामेंट सेशन था और 7 जुलाई को जो है वो कैबिनेट रिशफल कर दिया था। 7 दिन का गैप था। हमेशा ये तर्क दिया जाता है कि भाई मंत्री को थोड़ा सा टाइम मिले, पार्लियामेंट के अंदर जो भी प्रोसीडिंग है उसके लिए वो तैयारी करके जाए क्वेश्चन आवर के लिए। लेकिन इस को बिल्कुल प्रधानमंत्री ने नकारते हुए 2021 में जो बड़ा कैबिनेट में फेरबदल किया था वो सबके सामने 7 दिन का ही गैप था। इसके साथ साथ छोटे छोटे दल, आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा की अगुवाई में 7 सांसद आए। राघव चड्ढा की लॉटरी, राघव चड्ढा, क्योंकि वो जो लॉटरी किसकी लगेगी वो वहां के पंजाब के समीकरणों पे ध्यान देके, सोशल इंजीनियरिंग पे ध्यान देकर होगा। क्या सिख को बनाना है, या पंजाबी को बनाना है, या दलित कम्युनिटी से किसको बनाना है। जो जगह, हिमांशु जी, जो जगहें खाली हो रही, देखिए अभी 72 मंत्री हैं मोदी सरकार में, 15% 81 बन सकते हैं। हाँ, 81 हो सकते हैं 15% के हिसाब से। तो एक तो वो 8-9 जगहें वहां हैं, पर कुछ जगहें खाली भी तो हो रही हैं। जैसे पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय में एमओएस हैं, अब एक से मतलब होनी चाहिए आइडियली, वो तो उनके पास अब वो प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार है, तो एक व्यक्ति एक पद के नाते पंकज चौधरी से हो सकता है वित्त मंत्रालय का एमओएस ले लिया जाए। रवनीत सिंह बिट्टू का कार्यकाल खत्म ही हो चुका है, वो एक सिख चेहरा है, तो एक सिख चेहरे की गुंजाइश और बनती है। हर्ष मल्होत्रा भी सहकारिता मंत्रालय में एमओएस है और उनको दिल्ली बीजेपी का चीफ बनाया गया। जॉर्ज कुरियन का राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो गया, वो अल्पसंख्यक मंत्रालय में आई थिंक एमओएस उनके पास भी था। तो ये 4-5 जगहें तो खाली भी हो रही हैं।
अगर स्ट्रेंथ नहीं भी बढ़ानी हो, नहीं, अब और आप ये इसको ध्यान में समय रखते तक हुए नहीं- कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव हैं, 4-5 जगहें तो क्लियरली खाली हो रही हैं, तो कुछ नए फेसेस आ सकते हैं। नहीं, मैं आप एक व्यक्ति एक पद का अगर आप हवाला दे रहे हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। देखिए, सर्बानंद सोनोवाल जब प्रदेश अध्यक्ष बना थे तो वो मंत्री थे। इसका एक और उदाहरण है जी किशन रेड्डी, वो प्रदेश अध्यक्ष तेलंगाना रहे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, उनको बनाया गया था विधानसभा चुनाव में भी, लेकिन वो मंत्री रहे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंकज चौधरी मंत्री रहेंगे और हर्षवर्धन मंत्री रह सकते हैं। हर्षवर्धन का हर्ष मल्होत्रा और पंकज चौधरी, क्योंकि को कई बार मंत्री रखना पड़ता है, क्योंकि एक यूपी की पॉलिटिक्स में ना एक भोकाल भी जरूरी है। एक बार ऐसा हुआ था 2022 के चुनाव से पहले, 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए महेंद्र पांडे को जो है वहां अध्यक्ष बना के गए थे वो, लेकिन उनका इस्तीफा हो गया था। तो ये भी है, एग्जाम्पल है, लेकिन वो प्रधानमंत्री के ऊपर है कि वो कब उस पर किस तरीके से सारी सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखकर, क्योंकि पंकज चौधरी 7 बार के सांसद हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष है, वित्त व राज्य मंत्री हैं, तो वहां किस परिस्थितियों में क्या सूट करता है उसको लेकर डिसीजन होगा। हाँ, इतना जरूर है, रवनीत सिंह बिट्टू का कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन वो 21 जून को खत्म हुआ, तो वो 6 महीने मंत्री रह सकते हैं। अमित शाह भी गृह मंत्री रहते हुए भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और गृह मंत्री भी थे। वो तो एक ट्रांजिशन पीरियड के लिए था, क्योंकि वो कुछ समय अध्यक्ष के तौर पर चुनाव जीते, और उसके बाद जेपी नड्डा को जो है अध्यक्ष बनाने तक का जो प्रक्रिया थी, क्योंकि संगठन चुनाव पूरे होने थे, संगठन चुनाव जब 50% पूरे हो गए थे, ये सारी चीजें जो है वो कुलदीप जी, एक चीज और छोटी सी इसमें मैं ये जोड़ना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं इस चीज को सबको देखना होगा कि कैबिनेट जो है ना इस बार जो होगी वो प्रधानमंत्री लार्ज स्केल पे करने वाले, किसके ऊपर गाज गिरेगी नहीं गिरेगी, क्योंकि 2-2 साल के अंदर आपकी मिनिस्ट्री का परफॉर्मेंस रहा है, उसका ऑडिट मंगाया, आपकी क्या अचीवमेंट रही है उसको मंगाया है, उसकी रिपोर्ट मंगाई है, आप क्या अचीवमेंट लेके चले थे नहीं कर पाए, इसकी रिपोर्ट मंगाई गई है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग 8 महीने बाद हुई थी, अगर आप देखें तो उसमें सेक्रेटरीज भी थे, लेकिन 3 दिन पहले फिर सेक्रेटरीज की बैठक बुलाई गई। तो पूरी तरीके से होमवर्क होगा, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसको रिवॉर्ड मिलेगा, आई विल कम टू दी, और जिसकी नहीं होगा वो ड्रॉप होगा। ठीक है, मैं परफॉर्मेंस पार्ट पे आऊंगा और उसके कुछ इतिहास के, मतलब पिछले 12 साल के कुछ उदाहरण भी अपन तलाशने की कोशिश करेंगे कि कौन से मंत्री ड्रॉप किए गए अतीत में नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में 2014 के बाद से, और उनके क्या क्या कारण संभवतः रहे होंगे। पर पंकज जी, आपका पहला कमेंट, आपके पास जो सूचनाएं हैं मैं बता देता हूं, इसमें से जो बातें रह गई हैं मीतू जैन जी के ट्वीट से। शक्तिकांत दास वाली बात उन्होंने कही कि उनको कैबिनेट बर्थ दी जा सकती है, वो ये उन्होंने अपने पहले ट्वीट में ये लिखा कि निर्मला सीतारमण को हो सकता है कि एचआरडी यानी धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा विभाग उनको दिया जा सकता है, धर्मेंद्र प्रधान से रिप्लेस किया जा सकता है, धर्मेंद्र प्रधान एंड हरदीप पुरी को उनके पद से हटाया जा सकता है, शिवसेना को भी के ओर से श्रीकांत शिंदे जो एकनाथ शिंदे के सुपुत्र हैं और जिनको श्रेय जाता है 6 सांसदों को एनडीए के खेमे में लाने का, तो उनको दिया जा सकता है। अनुराग ठाकुर फुल कैबिनेट बर्थ के साथ आ सकते हैं। मेरठ से अरुण गोविल को लाया जा सकता है ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर से जुड़े हुए एक विवाद से घिरी हुई है और अरुण गोविल स्क्रीन पर राम का चेहरा रहे हैं, और राघव चड्ढा या अशोक मित्तल में से भी किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। मनोहर लाल खट्टर लाइकली टू लूज पावर पोर्टफोलियो, ऐसा भी मीतू जी ने अपने ट्वीट में लिखा था। हालांकि वो कह रही हैं कि कुछ समय को लेकर के मुझसे गफलत हुई और ज़रूरी नहीं है कि ये सारी सूचनाएं सही हों, बट अभी तक जो उपलब्ध जानकारी है इनमें से आप किस पर दांव लगाओगे? कुलदीप, सबसे पहले बात तो ये है कि हम सब की सामूहिक विफलता है कि हमको पता नहीं चल पाता है कि कैबिनेट एक्सपेंशन कब होगा, कौन कौन से चेहरे होंगे। ये अधिकतर बातें क्यों हुई है कैबिनेट एक्सपेंशन की बातें जानते हैं? ये जो साल 2021 में जब प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद जैसे सीनियर लीडर्स को ड्रॉप किया गया था,
वो जुलाई का महीना था, मेरे ख्याल से 7 तारीख रही होगी। उस हिसाब से हम जोड़ के देख रहे हैं कि 2 साल पूरे हो गए हैं, संगठन भी मतलब नितिन नवीन की नई टीम बनने वाली है। जैसा हिमांशु जी बता रहे थे कि कई दौर की बैठकें हुई हैं, सचिवों की 2 बैठकें हो गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हो गई, परफॉर्मेंस देख लिया गया। भाई आमतौर पर तो ये कहा जाता है कि सारे फैसले पीएमओ करता है, कई बार तो ये कहा जाता है मंत्री को जानकारी भी नहीं होती। तो मुझे नहीं लगता किस परफॉर्मेंस की बात हो रही है। सामाजिक समीकरण ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, मुझे लगता है वो बड़ा क्राइटेरिया रहा होगा। मैं 2-3 चीज़ें क्लियर करते हुए चलता हूं। पहले ऐसी जानकारी मिल रही है कि पंकज चौधरी के मामले में वो जो एक व्यक्ति एक पद वाला है उसको ढील दे दी जाएगी। अच्छा, वो उसकी वजह यह है कि उनका सबसे बड़ा सामाजिक समीकरण, और बीजेपी को लगता है कि इस वक्त एक कुर्मी नेता को जो प्रोटोकॉल नहीं छीनना चाहिए, जो हिमांशु भाई कह रहे थे चुनाव आ रहा है वो जाएंगे, भौकाल मेंटेन रहेगा, हर तरफ सुरक्षा गार्ड रहेंगे, प्रोटोकॉल मेंटेन रहेगा। तो मुझे लगता है पंकज चौधरी को इस बारे में मोहलत मिल जाएगी। नीतीश कुमार जी के बारे में चर्चा हो गई है, पर उस चर्चा के पीछे उनके स्वास्थ्य से ज़्यादा ये है कि जब वो उनका एग्जिट हो रहा था चीफ मिनिस्टर से और वो राज्यसभा जा रहे थे, तो जो बीजेपी की लीडरशिप थी और वहाँ जो उनके 2 लेफ्टिनेंट्स हैं, एक संजय झा और दूसरे ललन सिंह, इन सब की जो आपस में बातचीत हो गई थी, तो वहाँ चैप्टर ऑलरेडी क्लोज्ड है कि नीतीश जी कहीं जा नहीं रहे हैं, कोई मंत्री पद नहीं लेंगे, बिहार में ही रहेंगे, भले ही वो राज्यसभा सांसद बन गए हैं और आगे कुछ नहीं है। दूसरी बात रही कि ये कहा जा रहा है कि चूंकि यूपी में चुनाव होने हैं तो यूपी में कुछ नए मंत्री देखने को मिल सकते हैं। अब जैसे चर्चा बहुत हो रही है, और ये मैंने पहले ही हाथ जोड़ के आपसे कह दिया कि हमारी विफलता है कि हम नहीं पता कर पाते हैं। सरकार की सफलता है। हाँ, सरकार की सफलता। ये अलग कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौंकाने वाले हैं, उससे पहले सुबुगाहट होती है, ऐसा नहीं है, चर्चा होती भी है, पर हमारी पहुंच कह लीजिए या फिर उनकी ऐसी व्यूह रचना है कि हम उसमें घुस नहीं पा रहे हैं। अब जैसे यूपी से मैंने देखा कि कुछ जो बातें हो रही हैं कि भाई एक ब्राह्मण नेता को आप प्रमोट करें, जितिन प्रसाद मंत्रिमंडल में हैं तो उनको प्रमोट किया जा सकता है, या फिर लॉटरी लग सकती है कि रविकिशन शुक्ल जो हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए। इस तरह की बातें। जितिन प्रसाद अभी एमओएस है क्या? अभी एमओएस है एक में, और एक में उनको इंडिपेंडेंट चार्ज भी है, 2 अलग अलग है। तो 2 तरह की चीजें कही जा रही हैं। दूसरी बात यह है कि ओबीसी को लेकर के देखें तो एक राज्यसभा के सांसद है अमरपाल मौर्य। तो ये कहा जा रहा है कि अमरपाल मौर्य, या फिर संगठन में अभी राष्ट्रीय टीम में है रेखा वर्मा, तो ऐसे कुछ नाम हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके विचार हो सकता है। ब्राह्मण की अगर हम चर्चा करें तो अलीगढ़ से सांसद हैं सतीश गौतम, उनकी बात हो रही है। फिर भी अगर बिहार से देख लें तो ये हो रहा है कि विवेक ठाकुर जो भूमियार बिरादरी के हैं वो, या मनन मिश्र जो राज्यसभा के सांसद हैं। तो ये कहा जा रहा है कि सतीश चंद्र दुबे मंत्री हैं, गिरिराज सिंह बीजेपी के कोटे के बड़े मंत्री हैं, वहाँ 8 मंत्री हैं बिहार से आते हैं, 4 सहयोगी दलों के हैं, 4 बीजेपी के हैं। तो क्या पार्टी ये फैसला करेगी, पार्टी लीडरशिप की गिरिराज सिंह जिनका एक लंबा समय है, उनकी जगह किसी नए चेहरे को मौका दिया जाए? तो सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर हैं, वो भी उसी बिरादरी से आते हैं, या फिर सतीश चंद्र दुबे हैं, उनकी जगह क्या मनन मिश्र को आप लगा सकते हैं? ये सारी बातें चल रही हैं कि इस पर क्या हो सकता है। रही दूसरी बात, जैसा कि मीतू जैन ने कहा कि भाई, और जैसा हिमांशु जी कह रहे थे कि निर्मला सीतारमण को लेकर के अभी सबसे बड़ा मोर्चा अगर देखें 2-3 फ्रंट जहां लग रहा है कि सरकार लड़खड़ाई है, तो उसमें धर्मेंद्र प्रधान के बारे में तो चर्चा होती है, लेकिन आर्थिक सुधार के मोर्चे पे भी देखें तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ है अगर आप ग्राउंड पर जाकर बात करें, और ये बात सरकार भी मानती और कहती है, ऐसा नहीं है। तो ये हो सकता है कि किसी एक्सपर्ट को, जिसके शक्तिकांत दास के नाम की चर्चा हो रही कि शायद अब ये लोग करते हैं कि कुछ विशेषज्ञ जैसे एस जयशंकर उसी कोटे से आते हैं, हालांकि उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि 4 जो बड़े विभाग हैं उसमें से कुछ विभाग में बदलाव हो सकता है। राजदीप सर, एक चीज बताइएगा, सरकार में मंत्रियों के चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका हुआ करती थी। हमने कई पत्रकारों के अकाउंट्स पढ़े हैं, किताबों में ये बात पढ़ी है, संघ की ओर से रिकमेंडेशन दिया जाता था। इनफैक्ट मुझे पता नहीं अभी भी दिया जाता होगा, पर क्या उसका असर थोड़ा कम हो गया है? क्या अब वो 1 या 2 लोगों की ओर से लिया जाने वाला डिसीजन ज़्यादा हो गया, जिसको संघ ने भी एक्सेप्ट कर लिया? 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार चुन कर के आए, तो मुझे याद है कि गौतम बुद्ध नगर, जहां हमारा स्टूडियो और न्यूज़ रूम है, वहां के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को 3 मंत्रालय मिले थे। एक टूरिज्म था, एक संस्कृति था, हाँ संस्कृति टूरिज्म, और एक और कोई था।
और फिर उनकी ऐसी विदाई हुई कि एक भी मंत्रालय अब इस समय आज के दौर में उनके पास नहीं है, सांसदी का टिकट मिलता है, वो सांसद हैं, लगातार जीत भी रहे हैं। तब ये कहा गया था कि भाई महेश शर्मा संघ की पसंद थे नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में, लेकिन नरेंद्र मोदी उनकी परफॉर्मेंस को लेकर के बहुत संतुष्ट नहीं थे उनसे, तो उसके बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस ऐसे समय पर जब रीशफल होते हैं, जब मल्टीपल टाइम्स रीशफल हो चुके हैं, कई नेता अंदर बाहर हुए हैं, इसमें अब संघ की भूमिका कितने प्रतिशत बची है आपकी जानकारी के मुताबिक, राजदीप जी? पहले तो मैं ये कहूं कि ये सब जो पिछले कुछ दिनों से मैं सुन रहा हूं ना, कैबिनेट में ये आएंगे, वो आएंगे, ये होगा, वो होगा, मुझे हंसी आती है, क्योंकि असलियत ये है कोई कुछ नहीं जानता, सब पतंगबाजी हो रही है। और मैं आपको ये कहूं, इस वजह से मैंने इस प्रोग्राम के पहले एक बीजेपी के एक नेता से बात की जो एक जमाने में कांग्रेस में हुआ करते थे। उन्होंने कहा, राजदीप जी आप मुझसे पूछ रहे क्या होगा, ये मैं अब कांग्रेस पार्टी में नहीं हूं, मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी में हूं, यहां कोई कुछ नहीं जानता कि क्या होने वाला है कल। मैं आपको उदाहरण देता हूं, बड़ी आप चर्चा करें, जुलाई 2021 में जब कैबिनेट रिशफल क्या हुआ था, तब क्या हुआ था। बाबुल सुप्रियो जी तब बीजेपी में थे, अब वो तो तृणमूल कांग्रेस आ गए हैं। उनको सुबह 6:30 बजे फोन आता है जेपी नड्डा का कि बाबुल जी आपको अपना इस्तीफा देना है, आप राष्ट्रपति भवन को अपना इस्तीफा सौंप दीजिए। बाबुल सुप्रियो बेचारे नींद से उठे थे, पिछली रात वो एक फुटबॉल मैच कहीं खेल रहे थे, उनको फुटबॉल का बहुत शौक है, नींद से बेचारे 5-6 घंटे सोए थे, वो उठ गए। अरे बाप रे ये क्या हो गया। आधा घंटा वो सोच रहे थे कि क्या होने वाला है, अब मैं क्या करूं। दूसरा फोन आता है उनको, बाबुल सुप्रियो जी अभी तक आपका इस्तीफा नहीं पहुंचा है। अब बाबुल सुप्रियो पिछले रात को बड़े कॉन्फिडेंट थे कि वो मंत्री रहेंगे, उनको तो लगा कि उनको एलिवेशन मिलेगा, एक अच्छा पद और मिलेगा। क्या हुआ, उनकी छुट्टी हो गई। तो ये पहले तो ये बात कहूं, कोई ना मीतू जैन जी, ना हिमांशु जी, ना पंकज झा जी, ना ये जितने भी लोग हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम है, सब पतंगबाजी हो रही है, ये सच्चाई है। अब आप उसे हमारी कमजोरी माने जैसे पंकज जी कह रहे हैं, या ये सरकार की उपलब्धि, पर ये बीजेपी के खुद के लोग मुझे कहते हैं कि उनको नहीं मालूम कि उनका नंबर कब आएगा, कब कट जाएगा। हाँ ये है, बातें हो रही है कि जो भी होगा इस बार कोई छोटा मोटा रीशफल नहीं होगा, बड़ा होगा, और इसमें संगठन भी होगा, जिसके मुझे तो कहा गया अगले 1-2 दिन में संगठन के नए नाम आएंगे, उसके बाद जो भी होना है कैबिनेट में होगा। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि मीतू जी की जो खबर है वो गलत निकलेगी, मेरा इतना ही कहना है कि इस समय जब नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये किसी 100% दावे से कहना कि ये व्यक्ति नहीं रहेगा, ये व्यक्ति रहेगा, मुश्किल है। इसी के साथ आपका सवाल आरएसएस का, और ये भी बदलती हुई बीजेपी की एक तस्वीर है। 1998 या 99 में आपको याद होगा कि आरएसएस ने जसवंत सिंह का पर वीटो लगाया था। अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे कि जसवंत सिंह वित्त मंत्री बने। आरएसएस और के.एस. सुदर्शन जब सरसंघचालक थे, उन्होंने वीटो लगाया था, और इस बात की पुष्टि भी हुई थी कि वो चाहते थे कि जसवंत सिंह ना बने, और यशवंत सिन्हा का नंबर तब लग गया था। और उस समय वाजपेयी जी भी लोकप्रिय नेता थे, ऐसा नहीं कि लोकप्रिय नहीं थे, लेकिन संघ का प्रभाव बहुत था। अब क्या हुआ है, संघ कभी कभी 2 या 3 नाम दे सकता है, जैसे आपने महेश शर्मा का जिक्र किया, 2-3 नाम संघ अपने आगे कर सकता है, लेकिन संघ ना वीटो कर सकता है, ना आखिरी निर्णय संघ ले सकता है। आखिरी निर्णय केवल 1-1.5 व्यक्ति लेते हैं, एक का नाम है नरेंद्र मोदी और हाफ है अमित शाह जी। दिस 1.5 जोड़ी नंबर 1 गुजरात की, ये सब तय करती है। संघ अपने इनपुट्स दे सकती है। अगर संघ को कभी कभी मुझे संघ के नेता ने कि एक नेता पर भ्रष्टाचार के कुछ आरोप लग रहे थे, जो पब्लिक में नहीं आए थे, लेकिन प्राइवेटली लोग बातचीत कर रहे थे। संघ ने इनपुट दिया, जो मेरी जानकारी है उसके बाद उस व्यक्ति को उस रीशफल से जो जब रीशफल हुआ उसकी छुट्टी हो गई। तो कुछ हद तक संघ अपने इनपुट्स देता है, लेकिन आखिरी निर्णय केवल नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी
लेते हैं। बाकी कोई, ये एक नई बीजेपी है बॉस। नितिन नवीन या कोई और इससे कोई जुड़ा इससे किसी का कुछ लेना देना नहीं है। दिस इज द रियलिटी। अब आप चर्चा जितने भी करें, कौन जाने कल कौन हो। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, शक्तिकांत दास हो सकते वित्त मंत्री, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर भी रहे। कल कौन जाने क्या हो। किसको पता था जब निर्मला सीतारमन जी वित्त मंत्री हुई कि निर्मला सीतारमन जी बनेगी? किसी को भनक नहीं थी इसकी कि इतनी बड़ी पोस्ट उनको मिलने वाली है। तो आप जितना इस पर कम, मुझे लगता है कम आकलन करें उतना अच्छा है। जब रीशफल होगा तब जितना आकलन करो जरूर करना चाहिए। और आपको इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम, हिमांशु जी को पता होगा, लास्ट टाइम जब कैबिनेट भी लिस्ट आई थी, ब्रैकेट में जब रिलीज हुई थी उसमें लिखा भी गया था कौन ओबीसी है, कितने ओबीसीओ को, ओबीसी कितने मतलब, जो मैंने कभी नहीं इसके पहले किसी भी जब कैबिनेट होती है पहली बार मुझे लगता है देश के इतिहास में उस प्रेस रिलीज में या उस जो लिस्ट दी गई थी पत्रकारों में को, उसमें लिखा गया था कौन से किस जात से कौन से मंत्री हैं। सही है ना हिमांशु जी? यू विल रिकॉल। मुझे लगता है कि लिस्ट ये नहीं थी कि कितने, नॉट ऑफिशियल लिस्ट, जो पत्रकारों को लिस्ट दी गई। मैं कह रहा हूं सर, आप मेरी बात को सुन लीजिए। एक स्लोगन जरूर चला था कि बार ओबीसी सरकार, 2021 इसका जिक्र कर रहे हैं। उसमें ये बताया गया था कि कौन प्रोफेशनल है, उसका किस प्रोफेशनलिज्म से आते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ वो सारी डिटेल जो है वो हुई थी। ये पीएमओ से नहीं आया था। 21वां में जो चौथा मंत्रिमंडल विस्तार है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में, टोटल 14 से मिलाने के बाद से, उसमें कई बड़े नामों को मंत्रिमंडल से बाहर किया गया था। डॉक्टर हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक, थावरचंद गहलोत, ये सब दिग्गज नेता रहे हैं। सदानंद गौड़ा, संतोष गंगवार, मेरे ख्याल से 7 बार सांसद रहे वो, रतन लाल कटारिया, बाबुल सुप्रियो का जिक्र आपने किया ही, फिर प्रताप चंद्र सारंगी। मीडिया की इतनी पसंद नहीं, आपने इन नामों में डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम लिया। हाँ जी। उसके पहले आपने मुझे पूछा था आरएसएस का रोल। अब हर्षवर्धन जी ऐसे पुराने जमाने के नेता हैं जिनके आरएसएस के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। अगर आरएसएस की इतनी पकड़ होती तो आरएसएस कह देता नहीं, हर्षवर्धन जी को आप नहीं हटा सकते, मत हटाइए उनको। तब पूरा कोविड का जो जिम्मा एक तरह से हर्षवर्धन जी के सिर पर लगाया गया। जैसे हर्षवर्धन जी जिम्मेदार है जो कोविड 2 में हो रहा था, उसके लिए उनको एक तरह से जिम्मेदार रखा गया और तब उनको संघ तो नहीं बचा पाई। तो मेरा यह कहना है कि आप ये मत सोचिए कि मोहन भागवत जी या कोई संघ के अधिकारी है, उनमें अब इतनी ताकत है कि वो नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली चैलेंज कर सकते हैं, जिस तरह से के.एस. सुदर्शन ने एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी को चैलेंज किया था। ये भी सच्चाई है। तो एक नई प्रकार की सरकार है बॉस, जिसमें हर चीज को बड़ी गोपनीयता से। एक मंत्री मुझे कह रहे थे, उनको कहा गया जब उनको मंत्री बनाया गया, ट्राई एंड लिमिट योर इंटरेक्शंस विद मीडिया। जितने आप कम मीडिया से बोलोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ये कहा जा रहा है। ये एक मंत्री को तब कहा गया था। तो गोपनीयता जो है, आप हिमांशु जी स्माइल कर रहे हैं पर यह सच्चाई है। स्माइल कर रहा हूं मैं, इसलिए स्माइल कर रहा हूं राजदीप जी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ये बात हमेशा कहते हैं कि आप ये जो बोलने वाला यंत्र है इससे बच के रहिए। अब वो अपने मंत्रियों को अगर कह भी रहे हैं तो इसमें मुझे लगता है कि कोई अगर कहे कि भाई आप बोलने वाले यंत्र से दूर रहिए, मीडिया से दूर रहिए, मिनिस्टर ये बात सब कहते हैं। मैं आपको उसका एक उदाहरण बता रहा हूं, फिर उसके बाद आपको लगेगा। भारतीय जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव थी भुवनेश्वर में, जिन मंत्री जी का जिक्र आप अभी कर रहे थे ना कि उनको हटा दिया गया, बाबुल सुप्रियो, सुबह फोन किया, मैंने उनसे पूछा कि पीएम ने क्या क्या कहा अपने बोधन में, एग्जीक्यूटिव में। उन्होंने सारी चीजें बताई। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया, प्रधानमंत्री ने कहा बोलने वाला ये यंत्र है उसके सामने जाके बोलना नहीं चाहिए, यानी टीवी पे नहीं बोलना चाहिए। तो वो ये बात टीवी पे कह रहे थे।
देखिए, तो मैं एक सेकंड सर, तो ये जो चीजें है ना, ये तो प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं आप अपने काम का प्रचार कीजिए, कोई ऐसा बयान मत दीजिए विवादास्पद जिससे कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो। जिनका काम बयान देना है उनकी जिम्मेदारी तय है। अच्छा ये तो बताइए, हमेशा पुरानी बात हो जाएगी ये कहा थोड़ा, नहीं लेकिन जाता है। हिमांशु जी, रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर दोनों पार्टी के बड़े सधे हुए प्रवक्ता और बड़े जो अच्छे बड़े मंत्रालय माने गए, उनको होल्ड करने वाले रहे, उनको किस बात की सजा मिली? परफॉर्मेंस का इशू था या बोलने वाले यंत्र के सामने अधिक बोल रहे थे? कारण क्या था? एक आईएनबी थे, एक लॉ मिनिस्टर थे, और ज्यादातर कैबिनेट ब्रीफिंग जो है वो प्रकाश जावड़ेकर नहीं थे एज आईएनबी मिनिस्टर के तौर पे। परफॉर्मेंस भी एक है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि रविशंकर प्रसाद हो या रमेश पोखरियाल निशंक हो, डॉक्टर हर्षवर्धन हो, या अगर आप देखें प्रकाश जावड़ेकर है, बाबुल सुप्रियो थे, उसमें प्रताप सारंगी थे। प्रताप सारंगी को लाया गया था कि वो अच्छा काम करेंगे, ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग में वो फिट बैठते थे। वो जिस उनके सादा जीवन की बड़ी चर्चाएं चली, नलके के नीचे नहाने की तस्वीरें देखी गई। नहीं, और उनकी जीवन शैली भी बड़ी प्रभावित करती थी। एज ए राजनेता के तौर पर वो विधायक के तौर पर भी उसी तरीके की जीवन शैली को जीते थे। जीवन शैली और मंत्रालय में रहते हुए परफॉर्मेंस, ये दो बड़ी चीजें हैं। पंकज जी ने कहा कि ऑडिट नहीं होता है, प्रधानमंत्री चलाते हैं, कोई कुछ भी कहे, मैं ये नहीं कह रहा कि पंकज जी, ये तो एक पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे प्रमोद महाजन, उन्होंने कहा कि भाई हर मंत्री कार्यक्रम करता है लेकिन प्रधानमंत्री का फोटो लगा देता है। कोई जाके प्रधानमंत्री को कहे कि भाई आपको श्रेय दे ही नहीं रही है, तो सारा श्रेय प्रधानमंत्री का। ये प्रमोद महाजन जी का एक भाषण है यूट्यूब पे, 2021 में भी जब हुआ था तो हम ही ने स्टोरी की थी कि सभी मंत्रियों के परफॉर्मेंस की रिपोर्ट को मंगाया गया है, उनकी अचीवमेंट क्या रही है, जो अचीवमेंट वो लेके चले थे उसको कितना सक्सेस कर पाए या नहीं कर पाए, ये सारी चीजें उस वक्त भी हुई थी। पंकज जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? हिमांशु जी मुझे एक बात बताइए, थावर चंद गहलोत ने क्या परफॉर्मेंस खराब था, संतोष गंगवार जी का क्या खराब था? होता ये है कि जब मंत्री हटा दिए जाते हैं ना, तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से उनके लिए सारी चीजें तय कर लेते हैं भाई। नहीं, मैं आपको पंकज जी वही बता रहा हूं, जब उनको मंत्री पद से हटाया गया थावरचंद गहलोत को, उसके बाद वो कर्नाटक के गवर्नर बने, उनकी उम्र 75 से ऊपर हो गई थी। तो मतलब आपका मंत्रिमंडल में 75 से ऊपर के नहीं रहते हैं क्या? अब मैंने कहा कि हिमांशु जी रिस्की जोन में जा रहे हैं अब आप। मैं रिस्की जोन में नहीं जा रहा, तो साफ कह रहा हूं कि इससे पहले भी कई मंत्री जो हैं वो 75 की उम्र में हटे हैं। देखिए, एक बड़ा फर्क है मोदी जी की सरकार और पिछली जो कांग्रेस की सरकार है। जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, आप देखेंगे किसी भी कैबिनेट रिशफल के पहले कई मंत्री खुद पत्रकारों को फोन करते थे कि आज ये होने वाला है, ये होने वाला है, और कुछ हद तक उनको ये जानकारी भी थी। ऐसा नहीं था कि वो पतंगबाजी कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस में की गलियारों में उस समय खबरें बड़ी आसानी से मिल जाती थी। एक नंबर 2, जो सहयोगी दल थे, जैसे डीएमके लीजिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चाहते थे ए राजा को वो डीएमके को टेलीकॉम पोर्टफोलियो नहीं दे यूपीए 2.0 में, लेकिन एक फोन आता है चेन्नई से और उनको देना पड़ता है। अब आप सोचिए आज की तारीख में क्या ऐसी कोई भी एलआई ऐसी स्थिति में है कि अगर प्रधानमंत्री कहे नहीं, ये व्यक्ति को मैं नहीं चाहता मेरे कैबिनेट में, क्या वो जो एलआई जो सहयोगी नेता है प्रधानमंत्री को फोन करके कह सकता है नहीं मोदी जी मुझे यही नेता चाहिए? ये नहीं होगा। ये एक तरह से एक नई राजनीति है। इट इज सो, ये प्रधानमंत्री कार्यालय इतना मजबूत है और मोदी जी इतने सॉर्ट ऑफ डोमिनेंट फिगर हो गए हैं कि कोई कुछ कह नहीं सकता। ये सबसे बड़ा फर्क हो गया ना। तो ये जानिए, ये यूपीए और एनडीए में यही फर्क है। यूपीए वाज अ कोलिशन गवर्नमेंट और कुछ हद तक 2014 और 19 के बीच में नरेंद्र मोदी भी इसी तरह से कोलिशन सरकार करने की कोशिश कर रहे थे। सो देयर वर एट दैट टाइम there were some amount of compromises that PM was ready to make.
आरएसएस की बात सुनना, किसी सहयोगी की बात सुनना, वो कुछ हद तक होता था, अब वो भी नहीं होता है। अब इट इज वेरी क्लियर, मोदी जी विल डिसाइड किसको कौन सा पद देना है, या मोदी जी और उनके जो एडवाइजर, जो कुछ लोगों की बात सुनते हैं, खास करके अमित शाह जी की, ऑडिट होगा, ऑडिट होता है, लेकिन आखिरी डिसीजन इज ओनली लेफ्ट टू नरेंद्र मोदी। नो एलाई, कोई भी एलाई मोदी जी को अब आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकता कि आपको इसी व्यक्ति को लेना है या इस व्यक्ति को नहीं लेना है। दैट इज द बिग चेंज दैट हैज टेकन प्लेस इन इंडियन पॉलिटिक्स, इन कैबिनेट्स ऑफ इंडिया नाउ। अपने मंत्री परिषद को चुनने की जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री की होती है, और मतलब ये इसमें नैतिक तौर पर कौन सा संकट है? मतलब कोई मॉरल इशू तो है नहीं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन की बात है कि पहले आरएसएस के सुझाव अभी भी वेलकम ही होंगे आई एम श्योर, बट उनका एकोमोडेशन पहले बेहतर होता था, या कई बार आरएसएस अपने प्रेशर पॉलिटिक्स की तरह इस्तेमाल करते हुए दबाव बना लेता था सरकार पर कि नहीं नहीं ये व्यक्ति आप हमारे कहने से रख लीजिए। अब संभवतः उस दबाव की उपयोगिता कम हो गई है और प्रधानमंत्री का से उसमें ज्यादा हो गया है। इसमें कोई मॉरल इशू तो नहीं है। नहीं, आपकी बात सही है कि कोई नैतिक, कोई ऐसी कोई कंपल्शन, ना ही कोई संवैधानिक ऐसी कंपल्शन है कि आपको सबकी बात लेनी पड़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा यह कहना है कि हमने एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, जब ये कैबिनेट की बात होती है, धीरे धीरे प्रेसिडेंशियल बनाया गया है कि एक तरह से एक व्यक्ति, या जैसे अमेरिका में होता है, डोनाल्ड ट्रंप चुनते हैं ना किसको लेना है किसको, और किसी का हाथ उसमें नहीं होता है। अमेरिकी प्रेसिडेंट सिस्टम में द प्रेसिडेंट हैज ऑल द पावर्स। हमारे सिस्टम में अब उसी तरह से हम उसी दिशा में जा रहे हैं जो शायद एक जमाने में इंदिरा गांधी करती थी। दैट वाज द इंदिरा गांधी काइंड ऑफ सिस्टम, व्हेन शी डिसाइडेड किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है, किसको राज्य मंत्री बनाना है, किसको केंद्र में मंत्री बनाना है। मोदी जी उसी दिशा में जा रहे हैं। पर कैप्टन को अपनी टीम चुनने की आजादी होनी चाहिए सर। मतलब अब क्रिकेट से मैं उदाहरण दे रहा हूं, पर जब उसको मैंडेट मिला है, जनमत उसके पक्ष में है, तो ये अधिकार, ये बॉल उनके कोर्ट में है कि वो अपनी टीम कैसे चुनेंगे। उसके बाद आप अकाउंटेबिलिटी पे प्रश्न कीजिए, परफॉर्मेंस पे प्रश्न कीजिए, जिस मंत्रालय में गड़बड़ हो रही है उस मंत्रालय से जुड़े हुए प्रश्न करिए। वो भी कैप्टन को ही झेलना है, श्रेय भी उसका है और आलोचना भी उसकी है, लेकिन टीम चुनने की आजादी तो उनकी है। नहीं, एक मिनट, श्रेय उनका है, आलोचना होती है। ये आपने बिल्कुल सही कहा, कैप्टन मस्ट बी अलाउड टू चूज हिज टीम। व्हाट हैपेंस देन व्हेन द टीम गोज रॉन्ग, हु इज रिस्पॉन्सिबल? अगर नीट एग्जाम में पेपर लीक्स हो और एक बार नहीं कई पेपर लीक हो, या किसी भी मंत्रालय में कुछ कमियां नजर आए, हु इज रिस्पॉन्सिबल? मंत्री और तो प्रधानमंत्री? ये भी सवाल उठ, कैप्टन मस्ट चूज हिज टीम। देखिए, ये मनमोहन सिंह जी की कमजोरी थी। जब मनमोहन सिंह जी की क्या कमजोरी थी, ही वॉज नॉट इन दैट सेंस द कैप्टन ऑफ द टीम। वो अपने मंत्रियों को चुन नहीं सकते थे, उनको उस तरह की पूरी आजादी नहीं थी। जब वो नहीं चाहते थे कि ए राजा को मुख्यमंत्री बनाए, मंत्री बनाए, ही कुड हैव सेड सॉरी, मैं अब प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा अगर मैं मेरे मंत्री को चुन नहीं सकता हूं। पर वो नहीं हुआ और उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा, जो यूपीए 2 में हुआ। अब मोदी जी ने बिल्कुल उसको रिवर्स किया है और कहा है नहीं, आई एम द कैप्टन ऑफ द टीम, मैं चुनूंगा। बट देन अगर टीम में कुछ गलतियां हो, कोई प्लेयर कोई गलती करे, तो फिर कैप्टन की कितनी जिम्मेदारी होती है, या केवल वो टीम मेंबर की होती है कि हर्षवर्धन जी की वजह से कोविड 2 में सब नुकसान हुआ और हर्षवर्धन जी को आपने निकाल दिया। सो देन व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैप्टन? कैप्टन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? या कैप्टन की अगर हम आलोचना करें, नहीं बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री होने के नाते, कैप्टन होने, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होने के नाते उनकी भी जिम्मेदारी है। और कोर्स करेक्शन नहीं अगर हो रहा है, अगर पब्लिक सेंटिमेंट कोर्स करेक्शन मांग रहा है और प्रधानमंत्री कोई कोर्स करेक्शन नहीं कर रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो आलोचना की जद में तो वो भी हैं। और उन्हीं का ही दिया हुआ, उन्हीं का ही कहा हुआ बयान मैं कोट कर रहा हूं कि आलोचना स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है, मेरी भी कहा कीजिए, किया कीजिए। तो बिला शक उनकी आलोचना की गुंजाइश बनती है अगर उनकी सरकार में किसी भी मंत्रालय में कोई हेरफेर गड़बड़ होती है, तो भले ही वो उनकी जानकारी में हो या उनकी जानकारी के बिना हो।
एक छोटा सा बस मेरा संक्षेप में कह दीजिए सर, फिर हाँ मुझे मॉनसून सत्र पे जाना। बहुत छोटा सा। जब थावरचंद गहलोत हटाए गए थे 2021 में, वो उस वक्त जो है 73 वर्ष के थे, लेकिन हो सकता है पार्टी ने कुछ उनके लिए जो डिसाइड किया था गवर्नर बनाना या उनका और उपयोगिता थी, तो उसको डिसाइड करके जो फैसला पार्टी ने लिया उस वक्त वो रहा। लेकिन 75 वर्ष में नजमा हेपतुल्लाह और कलराज मिश्रा दोनों को निकाला गया, दोनों को मंत्री पद से हटाया गया था। आप मुझे बताइए, एम आई राइट या रॉन्ग, अपने टेन्योर में जब वो मंत्री है, नॉट रीशफल, हटाए गए मंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में केवल मुझे लगता है एमजे अकबर जिनको बगैर किसी रीशफल के हटाया गया। एम आई करेक्ट? बाकी जितने लोगों को या तो मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री बन गए तो उनको वहां जाना पड़ा या एक रीशफल हुआ, बट दैट इज द ओनली केस। राज्यसभा का टर्म खत्म हो गया? नहीं, एमजे अकबर और फिर वो भी मी टू मूवमेंट पर। तो क्या आप कह रहे हैं 12 साल में किसी और मंत्री को जब हटाया गया है वो ऑडिट के बेसिस पर या कैबिनेट रीशफल के टाइम पर किया गया है? एम आई करेक्ट? या 75 साल के उम्र? नहीं, जब भी 75 साल पे भी हुआ तो वो कैबिनेट रीशफल में हटे। That's right. तो only MJ अकबर। सेकेंडली मुख्तार अब्बास नकवी, आरसीपी सिंह और अभी जो है कुरियन साहब, उनके राज्यसभा के टर्म खत्म हुए, उसके बाद वो मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। बट ओनली पर्सन हु हैज बीन रिमूव्ड बिकॉज ऑफ पब्लिक प्रेशर, कि जनता ने कहा नहीं मी टू में उनका नाम शामिल है, ओनली एमजे अकबर इज द ओनली एग्जांपल। यस, यानी मोदी जी पब्लिक प्रेशर पर मंत्रियों को हटाते नहीं है कि यही तो किसी ने मुझे ये कहा कि अगर मीडिया बार बार किसी का नाम ले और इसको हटाइए तो कभी नहीं हटेंगे। तो मीडिया ने कभी, आपको याद है कि एमजे अकबर के अलावा किसी का चलाया? धर्मेंद्र प्रधान के लिए चल रहा है, लेकिन मीडिया का वो एक मीडिया प्रेशर एक डिफरेंट चीज है, पब्लिक प्रेशर एक डिफरेंट चीज है। यहाँ ये भी थोड़ा सा डिफरेंस है। वो मैं इसलिए वही कह रहा हूँ कि इस तरीके की मूवमेंट कभी दिखी नहीं गई। एमजे अकबर के खिलाफ जब आई चीजें, वो एक तरीके से जांच में गए उस मामले पे, उनसे इस्तीफा हो गया, इस्तीफा ले लिया गया उनसे। यहीं से बातचीत को आगे बढ़ा रहा हूं। 20 जुलाई से ऐसा माना जा रहा है कि संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो सकता है। ये कंफर्मेशन नहीं है, पर कहा जा रहा है कि 20 तारीख से शुरू हो सकता है और उसमें एक ऐसा बिल पेश किया जा सकता है जो डीलिमिटेशन बिल से पहले का सेमीफाइनल साबित हो सकता है नरेंद्र मोदी की सरकार और एनडीए के लिए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और मंत्री, चाहे वो विधानसभा में हो या केंद्र में, अगर उनको किसी मामले में 30 दिन तक जेल में रहना पड़ता है, किसी ऐसे आरोप में जिसमें कम से कम 5 साल तक की जेल हो सकती है, ऐसे मामले में उन्हें पद छोड़ना होगा। 31वें दिन से वो उस पद पर, यानी मंत्री, मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहेंगे। तो इसका आइडिया ये है कि अकाउंटेबिलिटी मजबूत होगी, पर कई लीगल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रश्न अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि क्या ये बिल दोषी और आरोपी दोनों के बीच के फर्क को और आरोपी के अधिकारों का सम्मान करता है या नहीं। हमारे यहाँ एक जुडिशरी में ये बात कही जाती है कि जब तक आप पर दोष साबित नहीं हुआ है तब तक आप आरोपी ही हैं और आप दोषी का व्यवहार नहीं डिजर्व करते हैं। तब तक आपको प्रूवन अंटिल गिल्टी वाला जो फॉर्मूला है, तो आपको पद क्यों छोड़ना चाहिए। ये बिल को लाने का मकसद, उद्देश्य सरकार का क्या है, विपक्ष इस पर क्यों इसका विरोध कर रहा है। भाई ये बहुत अच्छी बात है, ये तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार पर एक कार्रवाई है, पर इसके थोड़े जो लेयर्स हैं उस पर आज जानने की कोशिश करेंगे। राजदीप जी, आपका रिएक्शन क्या है? ये एक अचानक से ऐसा क्यों लगा कि ये बिल अचानक से आ रहा है, अभी तक चर्चा में नहीं थी। कहाँ तो हम डीलिमिटेशन और ऐसा लग रहा था कि ये जो सांसदों का एक खेमे से दूसरे खेमे में लाना है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि डीलिमिटेशन और महिला आरक्षण बिल लाने की तैयारी सरकार कर रही है।
पर ये 30 दिन जेल वाला बिल आएगा ये तो सोचा नहीं था। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये बात आपको लगता है कि इससे अकाउंटेबिलिटी वाली बात मजबूत होगी सरकार कि भाई अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, ऐसा ये और पुख्ता तरीके से इस्टेब्लिश होगा? देखिए, पहली बात तो ऐसा नहीं है कि ये बिल तो अगस्त 2025 में, अगर मुझे याद है कि 1 साल पहले अमित शाह जी ने इसे लोकसभा में लाया था। इसके बाद एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, उस पार्लियामेंट कमेटी को अपराजिता सारंगी जो बीजेपी की सांसद है, एक IAS ऑफिसर रही है उड़ीसा से, उनकी सदस्यता में ये JPC बनी थी। JPC ने अपना रिपोर्ट तैयार किया है और सरकार को लगता है कि अगर वो इस तरह का बिल लाए तो एक तरह से लोगों को लगेगा कि सरकार जो है वो पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की दिशा में जा रही है। एक तरह से सरकार को, देखिए नरेंद्र मोदी जी की एक खासियत है, वो हमेशा देखते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं जिससे जनता को लगे हाँ मोदी जी एक अलग तरीके के नेता है, जिसमें से ये एक बिल है। क्योंकि इसमें देखिए प्रधानमंत्री का भी जिक्र है। कोई मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, अगर उनको 30 दिन से ज्यादा कस्टडी हो जाए तो उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अब कोई प्रधानमंत्री को, कोई अफसर में इतना दम नहीं है कि प्रधानमंत्री को कस्टडी में ले खास करके ऐसी सरकार में 10 साल बाद 20 साल बाद कौन जाने। लेकिन ये एक तरह से सिग्नलिंग है और ये सिग्नलिंग तब शुरू हुई थी जब अरविंद केजरीवाल को, आपको याद होगा, जब उनको अरेस्ट किया गया था, वो जेल चले गए, लेकिन शुरुआत में वो तैयार नहीं थे मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा देने के लिए। हेमंत सोरेन चले गए लेकिन उनकी जगह वो रिप्लेस हुए थे। लेकिन मुझे लगता है ये सरकार इससे एक मैसेज देना चाहती है। ये सरकार हमेशा मैसेजिंग की तरह, ऑप्टिक्स जो है सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और वो जानते हैं कि अगर वो इस तरह से बिल लाए तो ज्यादातर जनता कहेगी बहुत अच्छा है, क्योंकि जनता को लगेगा हाँ ये जो नेता है अगर वो भ्रष्ट है और या अगर उन पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लग जाए, वो जेल चले जाए तो क्यों रहे वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। इसमें ये भूल जाते हैं कि यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। इस बिल की कमी क्या है? आपने किसी को जेल में डाल दिया, प्राइमा फेसी आपको लगे कि आपने कोई गलत काम किया, आपको उसके बाद अगर आप बरी निकले तो क्या होगा? सो यू आर नॉट वेटिंग टिल कन्विक्शन। आप कन्विक्शन ना होने के पहले ही कह रहे हैं कि आप अपना पद छोड़ दीजिए। 30 दिन कैसे तय किया गया है? मतलब ये 30 डेज का एक लॉजिकल बेस क्या है कि 30 ही दिन क्यों, वो 60 दिन क्यों नहीं है, वो 31 या 29 दिन क्यों नहीं है? ये कैसे तय किया गया है? आई डोंट नो इसका लीगल आधार क्या है। डिटेल्स जब और सामने आएंगे बिल की या और लीगल पर्सपेक्टिव सामने आएंगे तो वो होगा। लेकिन बिल्कुल एक हिमाचल कोई आधार नहीं है, 30 दिन हो 50 दिन। आपने ये मैसेजिंग करने के लिए किया है। आप चाहते हैं कि अपनी एंटी करप्शन छवि को कैसे हम मजबूत करवाए, देश को दिखाएं कि हम बिल्कुल तैयार, हम पिछली सरकारों की तरह नहीं है। हम ये भूल जाते हैं पिछली सरकारों में कई मंत्री जो है जैसे ही आरोप लगे उनका इस्तीफा लिया गया। जो यूपीए की सरकार है जिस पर हमेशा इल्जाम लगता है कि वो भ्रष्ट सरकार थी, बट जितने लोगों पर इल्जाम लिया गया, कन्विक्शन नहीं। अश्विनी कुमार, पवन बंसल, ए राजा वाज नेवर कन्विक्टेड बट ही लॉस्ट हिज मिनिस्ट्री। अशोक चौहान जो आज बीजेपी में है was never convicted but lost his chief ministership। कई नाम हैं जिन पर आरोप के, ये अश्विनी कुमार लॉ मिनिस्टर, पवन बंसल, where were they convicted but they lost their ministership। today ये जो बिल ला रहे हैं, ये मुझे लगता है सरकार एक तरह से केवल ज्यादातर उनका मकसद ये है कि हम मैसेजिंग करें कि हम एंटी करप्शन। और विपक्ष की परेशानी ये है कि एक ऐसा माहौल बन गया है कि उनको डर है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए किसी को जेल में डाल दो, फिर वो हेमंत सोरेन हो, केजरीवाल हो, चुनाव के पहले डाल दो और उनका मुख्यमंत्री पद चला जाएगा। तो दोनों तरफ से आई थिंक यू नीड बेटर। डेफिनेटली अगर कोई जेल चला जाए, मुझे नहीं लगता जेल से कोई मुख्यमंत्री पद संभाल सकता है। दैट शुड नॉट हैपन। पर क्या इस लेजिस्लेशन में वो सेफगार्ड्स हैं कि इसका दुरुपयोग ना हो? ये देखने की बात होगी। क्या इस बिल में क्या प्रावधान है कि उससे किसी व्यक्ति को गलत तरीके से
जेल में न डाला जाए, ताकि केवल उनको एक तरह से बदले की भावना से किसी को जेल में डाला जाए। हिमांशु जी, इस प्रश्न को सरकार किस तरीके से काउंटर कर रही है? विपक्ष के विरोध का मुख्य कारण यही है। ये बिल बढ़िया बिल है, बशर्ते ये भरोसा हो कि ये हर तरफ समान रूप से लागू करेगा, बिना भेदभाव के ये कार्य करेगा। विपक्षी कहता है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार किया जा सकता है और चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का खतरा पैदा हो सकता है। इसके लिए एक डेटा बताते हैं कि सीबीआई और ईडी ने 2014 के बाद से 13 सिटिंग मंत्रियों को गिरफ्तार किया। 13 सिटिंग मंत्रियों को इन दो एजेंसियों ने, सीबीआई और ईडी ने, अरेस्ट किया। इनमें से 10 गिरफ्तारियां पीएमएलए के कड़े प्रावधानों के तहत हुई, और जिसमें बेल आप जानते हैं कि मिलना आसान नहीं होता। ज्यादातर गिरफ्तारियां आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली और टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल में हुई। उल्लेखनीय बात यह है कि पिछले 12 साल में ईडी एवं सीबीआई की ओर से किसी भी सिटिंग मंत्री की गिरफ्तारी जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो उसकी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में एक मामला हुआ था, राकेश सचान वहां के मंत्री, उनको अवैध हथियार के मामले में 1 वर्ष की सजा हुई थी। ईडी सीबीआई का केस नहीं था, जमानत के बाद वो बने रहे। और देश में उसमें इंटरेस्टिंग केस हो गया था। जी हाँ, वो उस पे आएंगे, लेकिन देश में एक ही केस हुआ है सर जिसमें मुख्यमंत्री सिटिंग सीएम को अरेस्ट करके जेल भेजा गया हो और वो जेल में रहे, वो अरविंद केजरीवाल का केस है। यानी निर्वाचित मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों के जेल जाने की जो फ्रीक्वेंसी है अपने यहाँ, वो बहुत ज्यादा नहीं रही है, नंबर 1। और अगर जितनी भी रही है 12 साल में 13, तो वो सभी विपक्ष के हैं। तो ये इस एक तरह से क्या ये कानून सत्ता पक्ष के लिए एक हथियार तो नहीं बन जाएगा? पंकज जी एक शो करते हैं राजधानी करके, डेली शो है, पॉलिटिकल शो, उसमें उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि आप तो विपक्ष के बारे में सोच रहे हैं कि विपक्ष ये कह रहा है कि साहब हम इसका निशाना है। आप ये मत मान के चलिए कि सिर्फ विपक्ष इसका निशाना हो सकता है। इसका निशाना भारतीय जनता पार्टी या कोई भी सत्ताधारी दल, जब भी ये बिल अगर कानून में तब्दील होता है और ये स्टे करता है, कोई भी सत्ताधारी दल उसके सहयोगी दल भी हो सकते हैं, क्योंकि आप उन पर भी दबाव बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रश्न, चिंताएं तो हैं, इसको एड्रेस कैसे करेगी सरकार? देखिए, क्योंकि कोई भी बिल आता है तो वो जो है किसी के पक्षपात के लिए नहीं होता है, वो कानून का रूप होता है। कानून ये मानकर चला जाता है कि कानून सबके लिए बराबर है। अब इस बिल को क्यों सरकार लेकर आई है, जो हम लोगों को एक तरीके से छोटी मोटी जानकारी है, मैं राजदीप जी की तरह तो नहीं इतनी जानकारी रखता, लेकिन आप देखिए, राजदीप जी हंस रहे हैं क्या? वो ये कह रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर है वाली बात पे हंस रहे हैं। वही, इसीलिए मैंने अगर बराबर है तो पीएमएलए के तहत भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कितने नेताओं पर एफआईआर हुई है? वही कह रहा हूं, ने वही कहा। अभी मैंने उसकी तो शुरुआत की, अब राजदीप जी हंस दिए। वो हमेशा मुझे कहते हैं कि मुस्कुरा देता हूं मैं, लेकिन आप देखिए, जब जब आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, पूर्वोत्तर में देखिए, जिनका जिक्र खुद राजदीप जी ने किया कि आप मंत्री रहते हुए अगर आपके ऊपर आरोप लगे या कार्रवाई हुई, ए राजा के ऊपर कार्रवाई कब हुई थी? सीबीआई ने की थी जब वो मंत्री थे टेलीकॉम में। वो जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया और बाद में जेल गए। दूसरी चीज, लालू प्रसाद यादव जब आरोप लगे और जेल गए, उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लाल कृष्ण आडवाणी पर जैन हवाला कांड में आरोप लगे और आरोप लगने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने ये कहा कि मैं संसद सदस्य के रूप से इस्तीफा देता हूं जब तक इस जांच में निष्पक्ष होकर नहीं आऊंगा, मतलब बरी नहीं हो जाऊंगा, तब तक संसद नहीं आऊंगा। तब पालन किया। मदन लाल खुराना का इस्तीफा कराया गया उसी जैन हवाला कांड केस में ना मानने पे। ऐसे दर्जनों उदाहरण है कि जब किसी पे आरोप लगे और कार्रवाई शुरू हुई तो इस्तीफा दे दिया गया। लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो एक चलन बढ़ गया कि आप मंत्री हैं, आपको अरेस्ट कर लिया, लेकिन आप जेल चले गए, लेकिन आप मंत्री पद पे बरकरार हैं। अब सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, एस बालाजी हो तमिलनाडु सरकार के, अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन ने उस चीज को निभाया। वो जब उन पर ईडी उनको सर्च कर रही थी, उनको गिरफ्तार करने गई, उससे पहले उन्होंने राज्य भवन जाकर इस्तीफा दिया। देखिए, इस चीज का अगर हेमंत सोरेन के ऊपर
ईडी और सीबीआई ने जब जांच शुरू की, उस पे वो जब उनको गिरफ्तार किया गया उससे पहले उन्होंने कहा कि मैं गवर्नर हाउस जाऊंगा और वहां इस्तीफा दूंगा। इस्तीफा दे दिया उन्होंने। ये आचरण है, लेकिन आप इसके विपरीत जाकर जब करेंगे, पर इस्तीफे तो सर उसको नरेंद्र मोदी की सरकार में भी नहीं होते। राजनाथ सिंह का बयान है, मान लीजिए किसी पर आरोप लगता है, कभी आरोप के बाद, मैं नैतिक आधार पे बात कर रहा हूँ, लीगल केस और जेल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो बड़ा मानना बड़ा अजीब सा है कि किसी सरकार का सिटिंग मंत्री अपनी व्यवस्था में, आप भी ये बात स्वीकार करेंगे, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तब भी, उसको जेल जाने की नौबत आए, फिर तो भ्रष्टाचार का केस बहुत ही बड़ा और स्पष्ट होगा। जेल जाने की नौबत आती नहीं है, आरोप लगते हैं। उन आरोपों के आधार पर भी क्या इस्तीफा देना चाहिए, अगर वो आरोपों में थोड़ा भी दम है तो? हमने इस केंद्र सरकार में तो एक भी इस्तीफा नहीं देखा इस आधार पर। ऐसे अभी एक भागीरथ चौधरी राज्य मंत्री पर आरोप लगा कि वो जिस मंत्रालय में है, हॉर्टिकल्चर की सब्सिडी 1 करोड़ रुपए तक की अधिकतम सब्सिडी मिल सकती है, 99 लाख की सब्सिडी उन्होंने स्वयं के लिए ही ले ली। इस पर क्या उन्होंने एक्शन लिया? कोई नैतिक आधार पर फैसला तो लिया नहीं। मैं वही कह रहा हूं, नैतिकता के आधार पर जब तक जांच नहीं हुई, जिस दिन जांच होगी, यही तो है, जांच के टूल्स किसके पास हैं? जांच के टूल्स पर कंट्रोल किसका है? मैं वही कह रहा हूं, कह रहे हैं कि वो स्कीम सबके लिए है, लेकिन एज ए मंत्री उन्होंने ले ली। हाँ, ये नैतिक उनकी मतलब उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे ये सवाल खड़े हो। एज ए मंत्री आप सब्सिडीज ले, ये ठीक नहीं है नैतिक रूप से, लेकिन वो ले सकते थे क्योंकि उनके पास जमीन है। जब इसकी जांच शुरू होगी, तब चाहे वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, तो मुझे लगता है उनका भी इस्तीफा होगा। एमजे अकबर का एग्जाम्पल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से पहले राजदीप जी ने दे दिया, कोर्ट केस होते ही। एक एग्जाम्पल मैंने पिछली बार दिया था त्रिवेंद्र सिंह रावत का, उनके ऊपर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे और नैनीताल हाई कोर्ट ने उनपे सीबीआई इंक्वायरी के आदेश दिए, उसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, और वहां हेयरिंग से पहले, सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया था। तो फिर हिमांशु जी, पेमा खांडू को क्यों नहीं हटाया है? पेमा खांडू पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक सीबीआई इंक्वायरी का आदेश दिया गया है और बड़े गंभीर आरोप है कि 1000 करोड़ से ज्यादा रोड कॉन्ट्रैक्ट उनके परिवार वालों को दिए गए हैं। उनको क्यों नहीं हटाया गया है? ये सहूलत के हिसाब से होता है या कोई रूल है? सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि पेमा खांडू पर के जितने भी परिवार वालों को जो रोड कॉन्ट्रैक्ट का जो आरोप है उस पर इन्वेस्टिगेशन हो, और सीबीआई को कहा गया है कि उस पर मैं कह रहा हूं, तो ये गंभीर है कि नहीं है? ये गंभीरता कौन तय करेगा? हिमांशु जी तय करेंगे? कौन तय करेगा? सर, राजदीप जी भी तय नहीं करेंगे, हिमांशु जी भी नहीं तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इंक्वायरी सीबीआई को कर रही है। अगर सीबीआई ने इंक्वायरी शुरू की तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना ही नहीं चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने यही कहा, मैं यही कह रहा हूं कि आपकी अरेस्टिंग, इन्वेस्टिगेशन और अरेस्टिंग, ये बिल क्यों लाया गया? जब आपके ऊपर आपको अरेस्ट कर लिया गया जी, आपने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। अच्छा, आप और एक उदाहरण देता हूं। सुवेंदु अधिकारी के तौर पे मैंने सुवेंदु अधिकारी को कैमरा पर पकड़ा गया पैसे लेते हुए, है या नहीं? नारदा में पकड़ा गया, उनका नाम और शारदा में भी था। तब तो बीजेपी कह रही थी ये बिल्कुल भ्रष्ट व्यक्ति है, लेकिन मुख्यमंत्री बने हैं। उस इंक्वायरी का क्या हो? देखिए, ये सब जो है ना, ये बिल लोग, मैं भी मानता हूं इस तरह का बिल चाहिए, लेकिन इस तरह के बिल के साथ वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स भी नहीं हो सकती। दोनों नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि हम करप्शन के विरोध में भी हैं, लेकिन हम वॉशिंग मशीन भी चलाएंगे। नहीं राजदीप जी, मैंने आपको इसलिए एग्जाम्पल दिया, नैतिकता के आधार पर जब आपकी अरेस्टिंग हो, उससे पहले अपने इस्तीफा दिया, लेकिन पिछले कुछ समय में आप जेल तक चले गए, लेकिन आपने इस्तीफे नहीं दिए। सब वो है नहीं सर, आप उसकी बेसिक लाइन को समझिए सर। जेल चले गए, आपने इस्तीफा नहीं दिया, जांच हुई, जांच चल रही है, अगर आपकी अरेस्टिंग हो रही है तो आपका इस्तीफा हो जाए।
सर आपकी बात सही है हिमांशु जी, लेकिन अरेस्ट क्यों नहीं बात होते सही हैं? तो तो मानिए एक सर। मिनट सर, क्योंकि जब वॉशिंग मशीन की पॉलिटिक्स चलती है, आप एक बार अब आप मैं आपको उदाहरण देता हूं, छगन भुजबल। नहीं 1 मिनट सर, 1 मिनट केस कब आया? 2020 से पहले आया। नहीं, ऐसे उदाहरणों, देखिए उदाहरणों में तो बात बहुत फंसेगी, लेकिन हिमांशु नहीं, एक एक बात मिनट, है सर, कि एक लाइन बोली। इस बिल का नहीं, राजनीतिक उससे नहीं कर रहे। विद्वेष के लिहाज से इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं, पॉलिटिकल वेंडेटा के लिहाज से इस्तेमाल हो सकता है, ये चिंता है, तो कुलदीप इसको जी- एड्रेस कैसे करेंगे? नहीं कुलदीप जी, ये गलत सवाल है। मेरा ये कहना है, आप महाराष्ट्र में लीजिए छगन भुजबल का उदाहरण। छगन भुजबल जेल चले गए केस में, राइट? बड़े गंभीर आरोप थे, मुझे लगता है 1 साल से ज्यादा जेल में रहे। फिर क्या होता है, जब वो जेल से बाहर आते हैं और पार्टी बदल देते हैं और या एनसीपी भाजपा के साथ जुड़ जाती है, तो केस ठंडे बस्ते में चला जाता है और वो मंत्री बन जाते हैं। यही तो हो रहा है ना। मैं ये कह रहा हूं, ये बिल जरूर लाइए। कोई भी व्यक्ति, मंत्री, मुख्यमंत्री हो, अगर वो जेल चला जाए, वो जेल से मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। इस पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। जेल में रहकर आप मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। लेकिन अगर उसी के साथ साथ आप वॉशिंग मशीन की पॉलिटिक्स करेंगे और 95% जो ईडी के केसेस केवल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ होंगे, और आपके जब नेता एक दूसरे पार्टी से आपकी तरफ आते हैं और वो केस ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, तो इस कानून का मतलब क्या है? इस कानून से क्या वाकई आप करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं या अपने सुविधा अनुसार अपनी राजनीति कर रहे हैं? बस मैं इतना ही राजदीप जी, मैं इसीलिए जो कुलदीप जी ने सवाल पूछा था, सरकार का इस पे क्या व्यू है, क्यों लाया, तो वो व्यूज मैंने बताया। पहले आरोप लगते ही, जांच होते ही, उनकी अरेस्टिंग से पहले इस्तीफे होते थे। पिछले कुछ समय से ये चीजें नहीं हो रही थी, उसको लेकर जो है वो ये बिल लाया गया। एस बालाजी वाले केस में अगर आपको याद हो तो जो RN रवि हैं, जो अभी पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं, वो तमिलनाडु के गवर्नर थे, उन्होंने उनको सैक करने का आदेश दे दिया था। गृह मंत्रालय ने इंटरवीन किया और ये कहा कि हम कानूनी सलाह लेने के बाद जो है इस पे फैसला लेंगे, और तब एस बालाजी मंत्री रहे जेल रहते हुए। सर लेकिन तब तो मैं वही नहीं, आपकी बात बिल्कुल 100% मैं मानता हूं आपकी बात। ये जो आप ये कहेंगे तो मैं संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी डिमांड्स की अगर आपको जेल की सजा हो, आप आरोपी हैं, आप अपना मंत्री पद या मुख्यमंत्री पद छोड़े, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन माय व्यू आल्सो डिमांड्स कि आप वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स ना करें। कि जो व्यक्ति जेल में चला गया है, जैसे ही वो जेल से बाहर आए और या आपकी पार्टी से जुड़ जाए या उन पर गंभीर आरोप हो, लेकिन जांच जो है वो रुक जाए या ठंडे बस्ते में चली जाए, तो ये कोई एंटी करप्शन के खिलाफ आप नहीं लड़ रहे हैं, सुविधा अनुसार राजनीति कर रहे हैं। बस मेरा इतना ही कहना है। ठीक है, अब नंबर पे करता है, ठीक है, हर एक चीज में जवाब देने की जरूरत नहीं है हिमांशु जी। सीबीआई को ठीक है, हिमांशु जी डरिए मत, आपके खिलाफ कोई आरोप नहीं होगा। मैंने तो कहा हर व्यक्ति राजनीति करता है। में कोई धांधली मत करिए, कॉर्पोल में कोई धांधली मत करिए। बस देखिए, मैं जीवन में कोई धांधली नहीं करता, मैं विशुद्ध रूप से पत्रकार हूं, मेरा एक ही पेशा है पत्रकारिता करना। जिस दिन छोड़ूंगा उस दिन कुछ स्पोर्ट्स के लिए करूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। दूसरा, क्योंकि आपने कहा तो ये आरोप चाहे वो आप यहां लगाएं या यूपीए सरकार में लगाएं, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था सीबीआई को लेके। और जब अश्विनी कुमार जो लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर को बुला के डिक्टेट किया था, पेंसिल से उसमें नोटिंग की थी। तो ये सब जगह हुआ है अगर आप ऐसा कहेंगे, और राजनीति में तो सब कुछ जायज है सर। लव एंड वॉर और हिमांशु जी यहाँ जाते हैं कि अरे पहले भी हुआ है, सब जाएगा। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए, नंबर्स पे आते हैं, ये चर्चा अनंत है, ये चर्चा अनंत है हिमांशु जी। नंबर्स पे आते हैं, राजनीति में सब कुछ जायज है, ठीक है। नंबर्स पर आते हैं कि ये बिल भी अगर आता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा, संविधान संशोधन बिल, और डिलिमिटेशन तो बात की बात है। अगर ये पहले आ रहा है तो सरकार कैसे मैनेज करेगी संभवतः डिलिमिटेशन, उसकी एक झलक भी मिलेगी। ये शायद राउंड 1 है या सेमीफाइनल है, तो इस बारे में क्या है? क्योंकि सांसद तो है नहीं, अभी तो 41 सांसद और जुटाने हैं, तो फिर तो एक ही तरीका बचता है कि साहब एब्सटेन कराया जाए लोगों को, अनुपस्थित
रह करके लोग अनुपस्थित रहे कुछ सांसद, लेकिन उसके लिए किन किन को रहना चाहिए अनुपस्थित, जो है समाजवादी पार्टी या तो डीएमके हो सकता है आपके कहने पे एब्सटेन कर जाए, एनसीपी शरद पवार से हो सकता है कि आपकी बातचीत चल जाए, टीएमसी के लेकिन 8 सांसद अभी भी बचे हुए हैं जो ममता गुट के हैं। कुल 75 में से 61 सांसदों को गैर हाजिर रहना पड़ेगा, तो इसको भी पास कराना टेढ़ी खीर है अभी तक भी। भले ही 20 सांसद पश्चिम बंगाल से आ गए, 6 महाराष्ट्र से आ गए, एक आध कुछ राज्यसभा में इस्तीफा दे दिया, खाली सीटें वो लोग बीजेपी में ज्वाइन कर लिए जहां बीजेपी संभवतः जीत जाएगी, लेकिन पास कैसे होगा? नंबर्स तो है नहीं। देखिए, कहीं ना कहीं हमने एक अंगणित बैठाया होगा। ऐसा नहीं है कि सरकार के लिए बिल पाना विपक्ष से ज्यादा उनको अंदर जेडीयू से बात करनी है, टीडीपी के साथ उनको बात करनी है, जो अलायंस पार्टनर उनके साथ भी उनको बातचीत करनी है। इस बिल को लेकर कई सहयोगी दलों ने सुझाव दिए हैं, उन सुझावों को इंडेक्ट किया जाएगा, उसके बाद ही ये बिल जो है वो मुझे लगता है एक तरीके से सरकार जरूर चाहेगी पास हो, लेकिन अंत में क्या होगा वो देखना होगा। लेकिन हाँ, डिलिमिटेशन और उसके साथ साथ जो है महिला आरक्षण बिल, इसको लेकर जो है वो सरकार की ये कोशिश रहेगी कि विपक्ष की जो पिछली बार की मांग थी उसको अमेंडमेंट के तौर पर बिल में लाकर पास करा लिया जाए। पर क्या एक राष्ट्र के नाम संबोधन अथवा विज्ञापन हम देखेंगे इस बार भी, जिसमें आरोप लगाया जाएगा विपक्ष पर ये बिल पास नहीं हुआ, इसका अर्थ है कि विपक्ष भ्रष्टाचार को संरक्षण देना चाहता है। मुझे लगता है जो भी हो की कोशिश तो होगी बिल को पास कराना। वो ड्राफ्ट रिपोर्ट अभी 17 तारीख को जो है वो सर्कुलेट की जाएगी। उसके बाद ड्राफ्ट रिपोर्ट सर्कुलेट होने के बाद अगर आप देखेंगे तो एक मीटिंग होती है, उसमें सारे एमपीज जो उसके मेंबर हैं वो अपने अपने सुझाव देते हैं, अपने अमेंडमेंट देते हैं और डिसेंट नोट देते हैं। फिर उसको लेकर, उस रिपोर्ट को लेकर वोटिंग होगी, उसमें वो रिपोर्ट पास होगी, उसके बाद सबमिशन होगा, सबमिशन के बाद कैबिनेट में उसको लाया जाएगा, जो जेपीसी की रिकमेंडेशन है उसको अडॉप्ट करके। एक लंबा प्रोसेस हो सकता है इस मानसून सत्र में ना आए, सरकार की कोशिश जरूर होगी, ये भी एक लंबा प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस है ना। 17 जुलाई को रिपोर्ट सर्कुलेट होगी, उसके बाद सारे सांसदों को कहा जाएगा इस तारीख तक आप अपना जो भी ओपिनियन है, सुझाव है, डिसेंट है वो दे दीजिए। उसके बाद रिपोर्ट को अडॉप्शन पे रखा जाएगा, अडॉप्ट होने के बाद स्पीकर को सबमिशन होगा, स्पीकर के सबमिशन के बाद जो है कैबिनेट में जाना, कैबिनेट से पास होना और फिर लाना बिल को। एक प्रोसेस है, हो सकता है इस बिल को लास्ट में लाया जाए, जितना लंबा प्रोसेस है, क्योंकि ये जो मानसून सत्र है ये 20 दिन का रहेगा, 20 से 22 दिन का ही है। उसमें आप मान लीजिए कि सैटरडे संडे की छुट्टियां लगा लीजिए या और फेस्टिवल हो सकते हैं उनकी छुट्टियां, तो उसमें इस बिल को पास कराना सरकार की मंशा तो होगी, लेकिन अंत में लाया जाएगा। चलिए, जब ये बिल आएगा तो इसकी चर्चा फिर से करेंगे। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। एनडीए 2/3 बहुमत की खोज में है और खबर है कि शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी की भी उनसे बात चल रही है। ये भी बताइएगा कि ये विलय के लिए क्या खिड़कियां, बातचीत दोनों तरफ के लिए खुली हुई हैं? बीजेपी में भी, एनडीए में भी विलय हो सकता है और कांग्रेस में भी हो सकता है क्या? सुधीर जी। देखिए कुलदीप, कल ही मैंने इंडियन एक्सप्रेस में खबर जो साउथ से निकलने वाला जो हमारा अखबार है उसमें खबर ब्रेक की कि शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी एसपी गुट, वो उन्होंने एक पैरेलल डायलॉग ओपन किया, एक कांग्रेस के साथ मर्जर करने का और दूसरा है भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए को सपोर्ट करने का, और महाराष्ट्र में उसको महायुति कहा जाता है, उनके साथ में जाने का। 2014 में आपको याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी बनी थी महाराष्ट्र में, और उस टाइम पे एनसीपी कांग्रेस अलग लड़ी थी, अपोजिशन में लड़ी थी, उसके बावजूद भी एनसीपी ने उस टाइम पे निकल तो पूरे आए भी नहीं थे। उस टाइम पे प्रफुल्ल पटेल उस एनसीपी में थे, उन्होंने 3:30-4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अनसॉलिसिटेड अनकंडीशनल सपोर्ट बीजेपी को दिया था, और उसके बाद में चर्चा ये भी चल रही थी कि वो बीजेपी में साथ में जाएंगे। उसकी चर्चा 2017 में चली, 2020 में चली, 2022 में चली,
फिर बाद में उनके जो भतीजा अजित पवार खुद पेडअप हो गए, ये पैरेलल सिग्नेचर जो ड्यूल टॉक शरद पवार करते, तो खुद ने चले गए और उन्होंने बीजेपी के साथ चले गए। और उन्हें अजित पवार ने खुले मंच पे उसका जिक्र भी किया। उसका जिक्र मैंने किताब में जो आपने उसका जिक्र किया चेकमेट, उसमें भी किया था कैसे शरद पवार पहले प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, अजित पवार ये नेताओं के साथ में बीजेपी की टॉक शुरू करते हैं और बाद में जो डिसीजन होता है वो खुद लेते थे। अभी रही बात कांग्रेस की, अभी महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो पार्टी टूटना एक जैसे एक भय का वातावरण पॉलिटिकल जो छोटी पार्टी उनमें है कि कौन सा विधायक और कौन सा सांसद कब चला जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं है। जैसे पहले बोलते थे गब्बर आएगा बच्चों सो जाओ, वैसे ही हालत महाराष्ट्र के विधायकों में है, सांसद में। इसलिए अपने जो बची कुची जो पार्टी है उसको बचाने के लिए शरद पवार जो उनकी जो पेरेंट पार्टी है कांग्रेस, उसके साथ में जाने का प्रयास चल रहा है, बात भी चल रही है उसमें। और उसमें ऐसा चल रहा है कि सुप्रिया सुले जो उनकी जो डॉटर है लोकसभा सांसद है, उनको क्या रोल मिलेगा। उन्होंने ये भी कंडीशन रखी, जो मेरी जो जानकारी जो कांग्रेस के कुछ नेता है दिल्ली में वो महाराष्ट्र, उन्होंने बताया कि शरद पवार चाहते हैं कि महाराष्ट्र का जो अध्यक्ष होगा उनके गुट का होगा और उनके बाद में CWC वगैरह सब चीजों में उनके क्या क्या हिस्सेदारी रहेगी उसके ऊपर बात चल रही है। और उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, राहुल गांधी, उन्होंने महाराष्ट्र कांग्रेस के लीडर्स के इसके बाद में बात भी करे कि इसका लेने से क्या फायदा होगा, नहीं होगा, कौन से लोग लेना चाहिए, कौन से लोग नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर बात भी अंदर खाने में चल रही है। तो इसका एक मतलब है कि दोनों तरफ बात चल रही है। आपने बताया कि कांग्रेस से जो बात चल रही है उसमें ये हो रहा है कि सुप्रिया सुले के लिए संभवतः कोई बड़ा पद, आपने शायद लिखा भी है वो कि या तो पार्टी उपाध्यक्ष जैसा और CWC मेंबर जैसा, पर जो बीजेपी से बात चल रही है शरद पवार खेमे की, उसकी टर्म्स क्या हैं, उनसे क्या मांग रहे हैं, तभी तय होगा ना बेटर डील कौन सी है। नहीं, बीजेपी में बात पहले शरद पवार के पार्टी में कुछ जो नेता थे जिनके बीजेपी के साथ में अच्छे संबंध थे वो नेता बात करते थे। अभी वो नेता चले जाने की वजह से अभी जो बात चल रही है वो सुप्रिया सुले चल रही है। और जो मैंने अपनी जो न्यूज रिपोर्ट है उसमें जिक्र भी किया है, उसमें नागपुर का बेस्ट जो सीनियर लीडर है वो है देवेंद्र फडणवीस जी। देवेंद्र फडणवीस जी और सुप्रिया सुले में काफी नजदीकी आ गई है। उसके रीजन ये है कि सुप्रिया सुले की जो डॉटर है रेवती सुले, उनका जो ब्याह है वो नागपुर बेस्ड RSS से जुड़े आदमी के साथ हुआ है और उस ब्याह करने में देवेंद्र फडणवीस ने काफी फैसिनेशन किया, ऐसे उनके गुट के लोग कहते हैं। इसलिए देवेंद्र फडणवीस वो भी अपने एक राजनीतिक इसमें देख रहे हैं, क्योंकि सब खासदार जो उद्धव ठाकरे गुट के एकनाथ शिंदे में जाने के बाद में एकनाथ शिंदे का जो पावर है वो बढ़ रहा है, उसको थोड़ा कट्टुसाइज करने के लिए और थोड़ा अपना भी वजूद दिखाने के लिए देवेंद्र फडणवीस नहीं चाहते कि वह खासदार, क्योंकि शरद पवार गुट के कुछ खासदार जो सांसद है वो एकनाथ शिंदे के टच में है, तो कुछ सांसद चाहते कि वो एकनाथ शिंदे के साथ जाए, लेकिन फडणवीस चाहते कि वो शिंदे के साथ न जाते हुए डायरेक्ट बीजेपी को सपोर्ट करे, एनडीए का पार्ट हो। इसलिए सुप्रिया सुले को दिल्ली में कैबिनेट और 2 उनके जो विधायक है उनको यहाँ पे मिनिस्ट्री मिल सकते हैं, ऐसे भी चर्चा अंदर खाने में चल रही है। इसकी जो कमान है डिस्कशन की, देवेंद्र फडणवीस और सुप्रिया सुले वो संभाल रहे और कांग्रेस के साथ में जो डिस्कशन की कमान है वो खुद शरद पवार संभाल रहे। और बीच में ऐसे भी बात चल रही है कांग्रेस साथ में होते कुछ शरद पवार के लोग जो पावर के साथ, जो महाराष्ट्र में भी सिलसिला चल रहा है, सबको पावर के साथ रहना है, किसी को अपोजिशन में नहीं रहना है। इसलिए सब सांसद पावर के साथ चले गए, तो कुछ सांसद जैसे रोहित पवार उन्होंने क्लियर कर दिया कि जब एनडीए के साथ चले जाएंगे तो मैं एनडीए के साथ नहीं रहूंगा, मैं कांग्रेस के साथ चले जाऊंगा, नहीं तो मेरा रास्ता खुद नाप लूंगा। जैसे जितेंद्र आवाड़े, बाकी लोग खुद अपने दम पे कांग्रेस के लीडर के साथ में बात कर रहे। फिलहाल महाराष्ट्र हम देखेंगे रोहित पवार कांग्रेस के मंच पे ज्यादा दिख रहे और वो महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के अध्यक्ष है हर्षवर्धन सपकाल, उनके साथ में उनकी अच्छी जम रही, काफी प्रोटेस्ट उन्होंने साथ में किए। तो इसलिए लग रहा है कि महाराष्ट्र में ये दूसरा स्प्लिट होने से प्रिवेंट करने के लिए शरद पवार अपनी राजनीति देख रहे। लेकिन शरद पवार के जो सांसद है और विधायक है वो भी खुद शरद पवार बन गए और उन्होंने ड्यूल टॉक भी तीनों पार्टी के साथ चालू कर दी है। तो कब तक आप विपक्ष में रहेंगे, खासतौर से तब जब आपके नाम में ही, आपके सरनेम में ही
पावर से मिलता जुलता शब्द है। राजदीप सर, उसी को जीने का हक है इस जमाने में जो इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। वुड यू बी सरप्राइज्ड, मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस से अलग होकर के बनाई, राष्ट्रवादी ही बोलते हैं महाराष्ट्र की जनभाषा में, कि राष्ट्रवादी पार्टी का मतलब एनसीपी होता है। वुड यू बी सरप्राइज्ड अगर बीजेपी में विलय हो जाता है शरद पवार का और उनकी जो लेगेसी रही है इतना लंबा समय का राजनीति का अनुभव? नहीं, देखिए, शरद पवार बीजेपी में विलय नहीं कर रहे हैं। ये गलत बात है कि वो विलय करना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि एनडीए वो के साथ एनडीए के एलाय बन सकते हैं, लेकिन शरद पवार की खुद की इच्छा है कि कांग्रेस के साथ एक मजबूती से वो एक अलायंस कर पाए। अब इस समय जो अलायंस है वो कभी हाँ कभी ना में फंस जाता है। अब शरद पवार का के सामने एक उपाय ये है कि मर्जर करिए, जिसमें जितेंद्र आव्हाड जैसे नेता कह रहे हैं चलिए कांग्रेस के साथ जाते हैं, रोहित पवार जो उनके ग्रैंड नेफ्यू है वो भी कह रहे हैं चलिए कांग्रेस के साथ हम बातचीत शुरू करते हैं और देखते हैं वो बातचीत कहां तक जाती है। एक एनसीपी के नेता ने मुझे कहा अगर मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हो सकते हैं तो शरद पवार भी क्यों नहीं, एक तरह से उनको भी एक इसी तरह से कोई बड़ा पद मिले कांग्रेस में। और फिर शरद पवार सभी पुराने कांग्रेसियों को अपील करेंगे कि आप एक साथ आ जाइए, तो एक ग्रैंड रियूनियन की एक बात हो रही है। देखिए, मुझे अभी भी याद है 3-4 साल पहले साहिल जोशी और मैंने शरद पवार का इंटरव्यू किया था। वो बहुत लोगों ने देखा था मुंबई तक पर, जिसमें शरद पवार ने एक बात कही थी कि लोग मुझ पर अक्सर ये इल्जाम लगाते हैं कि मैं पार्टी बदल सकता हूं। मैंने एनसीपी बना दी थी, उसके पहले भी कांग्रेस एस बना दी थी, इंदिरा गांधी को छोड़ा था, उसके बाद सोनिया गांधी को छोड़ा था, लेकिन मैं दिल से कांग्रेसी हूं और मैं हमेशा कांग्रेस की विचारधारा के साथ रहा हूं। शरद पवार बीजेपी के साथ अगर नेगोशिएट भी करें, इस वजह से करेंगे कि वो चाहते हैं कि उस नेगोशिएशन के जरिए वो कांग्रेस के साथ एक और भी अच्छी डील कर पाए। एक नंबर 2, हाँ, कई शरद पवार के विधायक और कई उनके जो एमपीज हैं वो चाहते हैं कि हम बीजेपी के साथ समझौता करें, क्योंकि सब, जैसे आपने कहा, सब सत्ता के साथ जुड़ना चाहते हैं। महाराष्ट्र में एक और समस्या है जो अन्य राज्यों में भी हो रही है। आज मैं इस समय मुंबई में हूं और जितने भी एमएलए से मैंने बात की है वो सब कहते हैं कि केवल सत्ताधारी एमएलए को डेवलपमेंट फंड मिल रहे हैं, हमें फंड मिल ही नहीं रहे हैं, तो हम करें तो क्या करें। यही तो हुआ था शिवसेना के साथ और अब एनसीपी के साथ वही हो रहा है। तो शरद पवार चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ एक मजबूती से कुछ ना कुछ अलायंस या मर्जर हो, एक नए समीकरण हो जाए जिसमें वो एक तरह से विश्व पितामह की तरह बन जाए, सबको साथ लेकर कांग्रेस परिवार को जोड़ना चाहती है। वो अपनी विरासत समझते हैं, लेकिन वहीं उनके जो एमएलए हैं, एमपीज हैं, वो जानते हैं कि आज की तारीख में बीजेपी इतनी मजबूत हो गई है कि अगर आप बीजेपी के साथ जुड़ ना जाए तो आपका पॉलिटिकल करियर खत्म हो सकता है। तो उनका प्रेशर भी है कि कुछ ना कुछ समझौता करिए, चलिए एनडीए के एलाय बनिए, बाकी पार्टी बन गए तो आपको क्या आपत्ति हो सकती है। तो इस तरह से दोनों ऑप्शंस एक तरह से उनके सामने हैं। मुझे जो जानकारी है, पवार जी का प्रिफर्ड ऑप्शन है कांग्रेस के साथ जाना और फिर देखना कि उसमें अगले 2-3 साल में क्या कर सकते हैं पूरे कांग्रेस परिवार को एक तरह से इकट्ठा करने के लिए। सुधीर जी, एक तो संजय राउत का इस हफ्ते का बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे तो लगता है कि एक दिन अमित शाह और मोदी जी एक साथ बैठकर एक दूसरे को पूछेंगे कि मैं तुम्हें फोड़ता हूं, तुम मुझे फोड़ो, बाकी कोई बचेगा नहीं फोड़ने के लिए, कोई भी पार्टी, दोनों ही एक दूसरे को फोड़ेंगे, बीजेपी फोड़ देंगे। इतना नशा है इस पार्टी को फोड़ने का, कुछ बचा ही नहीं, अपनी पार्टी फोड़ देंगे ये लोग। इसकी एक व्याख्या ऐसे भी की जा सकती है कि लगातार अगर आपकी पार्टी में टूट हो रही हो तो उससे उपजी हुई निराशा या फ्रस्ट्रेशन इस किस्म का बयान दिला सकता है। पर बात यह है कि
शरद पवार की बातचीत का चैनल भारतीय जनता पार्टी से भी ओपन है, कांग्रेस से भी ओपन है, आपकी रिपोर्ट भी ये कह रही है। क्या आपके बारे में सूचना है कि आपके पास ये सूचना है कि ये जो चैनल ओपन है दोनों तरफ, सूत्रधार दोनों तरफ कौन है? अलग अलग लोग होंगे, कौन है जो किसके जरिए ये बातचीत हो रही है बीजेपी में सीनियर लीडरशिप से सुप्रिया सुले की एनडीए की ओर आने के लिए, और सिमिलरली कांग्रेस लीडरशिप में किस स्तर पर बात हो रही है? कौन वो की व्यक्ति कौन है दोनों तरफ से, या बीच में कौन है? आपको एक मजेदार किस्सा मैं बताता। जब कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में राज्यसभा के इलेक्शन चुनाव थे, उस चुनाव में महाविकास जो आघाड़ी है, जो अपोजिशन की, उसमें सिर्फ एक राज्यसभा सांसद चुनने का वोट, उनके पास जो वोट का कोटा रहता है राज्यसभा में, उनके साथ में था, और वो एक ही सांसद चुन सकते थे राज्यसभा के लिए। उसके लिए कांग्रेस में कुछ लोग दावेदार थे, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट है उनके में प्रियंका चतुर्वेदी और बाकी लोग भी दावेदार थे, और उसमें शरद पवार भी चाहते थे कि वो भी राज्यसभा जाए, और पहले ऐसा चाहते थे कि वो अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर कर लेंगे क्योंकि उनके एज है, हेल्थ फैक्टर है उसके वजह से। लेकिन उन्होंने कांग्रेस के कुछ नेता है उनको एक सिग्नल दिया, नहीं वो राज्यसभा जाना चाहते। उसके बाद में बात चली, उसके बाद में जो महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के इंचार्ज थे रमेश चन्नीतरा जी, उनसे बात हुई। उनके बाद में उन्होंने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी से बात हुई। उसके बाद में ये प्रपोजल महाराष्ट्र कांग्रेस को एनसीपी ने दिया था, शरद पवार गुट ने। फिर बाद में वो दिल्ली गया। दिल्ली जाने के बाद में जो राहुल गांधी है उसमें जो उनका डिसीजन इम्पोर्टेंट था, वो थोड़ा रिलेक्टेंट है शरद पवार को राज्यसभा भेजने के लिए। लेकिन उस टाइम पे सोनिया गांधी ने थोड़ा उसमें इंटरवेन किया और कहा कि शरद पवार और का कांग्रेस के साथ काफी पुराना रिश्ता है, और वो भी कहा कि शरद पवार के वजह से कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री बने थे जैसे विलासराव देशमुख और अशोक चौहान बाद में, क्योंकि उनके साथ में उनका अलायंस था, एनसीपी और कांग्रेस अलायंस था। उस टाइम में एनसीपी के सबसे ज्यादा विधायक होने के बावजूद शरद पवार ने कांग्रेस का जो विधायक थे विलासराव देशमुख उनको सीएम बनाया था। इसलिए शी सेड कि वी शुड बी ग्रेटफुल टू हिम ड्यूरिंग दैट टाइम। इसलिए वो राज्यसभा का सीट राहुल गांधी रिलेक्टेंट है, उसके बावजूद भी सोनिया गांधी ने इंटरवेन करके वो सीट शरद पवार की दिया। इसका मतलब है कांग्रेस और शरद पवार दोनों के बीच में काफी हेट एंड लव का रिलेशन पहले रहा है, लेकिन सोनिया गांधी और शरद पवार का जो रिलेशन है काफी अच्छे है। और सुप्रिया सुले खुद राहुल गांधी से बात करती है, बाकी वो तो कांग्रेस के जो अलायंस है उनका पार्टी है, इसलिए उनको ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। उसमें जो रोहित पवार है एक बार राहुल गांधी को मिल चुके हैं, और राहुल गांधी रोहित पवार को भी लाइक करते हैं ऐसे बताते हैं। उसके बाद में जितेंद्र आव्हाड है, वो भी कांग्रेस माइंडेड विधायक है शरद पवार गुट में। रही बात एनडीए में जाने की, जो भारतीय जनता पार्टी, उसमें पहले प्रफुल्ल पटेल थे, सुनील तटकरे थे, अजित पवार थे, ये लोग जैसे मैंने कहा वो बात करते। लेकिन सुप्रिया सुले ने ये कमान संभाल लिए, और वो जो मीटिंग है, जो डायलॉग है, वो फैसिलिटेशंस का काम महाराष्ट्र के जो कद्दावर नेता है और बीजेपी के और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद उनको हेल्प कर रही चीज में। अभी दिल्ली के लोग इसमें कैसे सहयोग करते, दिल्ली इसमें नेगोशिएशन में कैसे चीजें उनके साथ में रखते, उसके ऊपर काफी चीजें निर्भर रहेगी। लेकिन एक बात तय है कि एनसीपी में जो अंदरूनी जो चर्चा चल रही है वो बहुत जोर शोर से चल रही है, क्योंकि उनको पता है जो मौसम है, बारिश का मौसम है, उसमें कभी भी यहाँ पे वाटर लॉगिंग हो सकती है, कभी भी प्रलय आ सकता है। इसलिए अपने विधायक को जल्दी से जल्दी एक रास्ते पे लेके जाए, एक ठीक ठिकाने पे लेके जाए। कांग्रेस में जाएंगे तो विधायक टूटने का, क्योंकि वहां पे 2/3 मेजोरिटी आपको चाहिए, कांग्रेस के साथ जाएंगे तो वो संभव नहीं, विधायक टूट नहीं सकते। लेकिन पावर नहीं मिलने की वजह से इलेक्शन के पहले वो जा सकते, ये भी एक संभावना है। दूसरे पावर के साथ जाएंगे तो शरद पवार की जो राजनीति है, उनका जो फैग एंड पॉलिटिकल, उसमें एक दाग लग सकता है, वो भी वो चाहते। लेकिन आपको याद होगा जब अजित पवार के साथ में मर्जर का उनकी बात चल रही थी, अजित पवार जाने के बाद में उसकी चर्चा काफी हुई, उस टाइम पे मर्जर होने वाला था, उसमें भी एक कंडीशन थी कि शरद पवार साइड हो जाएंगे और पूरी कमान सुप्रिया सुले और बाकी लोगों को सौंप देंगे और अजित पवार को सौंप देंगे, जैसे पहले उन्होंने उनका वो फॉर्मूला था। उसके बाद में उन्होंने उस टाइम पे यू टर्न ले लिया था, आपको याद है उनके किताब जब आई थी उस टाइम पे। इसी टाइम पे भी वैसे भी कर सकते कि एनडीए के साथ तो वो लोग चले गए, उस टाइम पे वो अपनी राजनीतिक संन्यास ले सकते हैं और बाकी चीजें वो अपनी जो पुत्री है सुप्रिया सुले और बाकी लोगों को कह सकते कि आप
अपनी कमान संभालूं, लेकिन एनडीए के साथ में जाने के बाद भी वो एग्जिस्टेंस कितना रहेगा, क्योंकि बीजेपी है वो कांग्रेस पार्टी नहीं है। ये भी एक बड़ा सवाल महाराष्ट्र में। जी एक इसमें इंटरेस्टिंग मैं चीज जोड़ जी दूं सर, संक्षेप में अजीत पवार का जो गुट है एनसीपी, उसमें कई नेता जो हैं जैसे प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, वो तो बीजेपी में शामिल होने के लिए भी तैयार हो गए हैं। वो तो एक कह रहे हैं कि वो पार्थ पवार जो अजीत पवार के बेटे हैं उसके साथ उनकी बिल्कुल नहीं बन रही है, और वो इस कोशिश में लगे हैं कि क्या कहीं ना कहीं जो एनसीपी का जो अजीत पवार गुट है उनके और बीजेपी के बीच में क्या विलय हो सकता है, क्या कर सकते हैं ताकि वो अपनी राजनीति को एक तरह से सिक्योर करें। तो इसमें भी सुप्रिया सुले इतनी उत्सुक नहीं है बीजेपी को ज्वाइन करिए, गलत खबर है ये। जो भले ही उसकी शादी एक आरएसएस, उसकी बेटी की शादी एक आरएसएस से जुड़े हुए परिवार से हुई है। सुप्रिया सुले ने पिछले 2 या 3 बार जब लगभग तय था कि एनसीपी और बीजेपी के बीच में डील होने वाली है, सुप्रिया सुले ने ना कहा था, वीटो किया था। ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि जो प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे जैसे नेता है वो पार्थ पवार से बिल्कुल उनकी नहीं बन रही है, और वो तैयार है आज की तारीख में बीजेपी के साथ कुछ भी डील हो जाए उसके लिए वो बिल्कुल तैयार है, उसमें विलय करने के लिए भी तैयार है। सुप्रिया सुले ने अब तक उसको रोका है। उनको यह ऑफर पहले से आया था जिसमें गौतम अडानी जी का भी नाम आया था, जो शरद पवार के बड़े करीबी हैं, कि गौतम अडानी जी ने एक तरह से सुलह करने की कोशिश की थी। उन्होंने ये ऑफर भी था सुप्रिया सुले के सामने उस समय कि उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। ये पहले की बात है, ये कोई नई बात नहीं है। और ये तब भी सुप्रिया सुले ने और शरद पवार ने कहा था नहीं, हम नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ। अब अगर स्थिति बदल गई है, पार्टी को बचाना है, वो बात अलग है, लेकिन ज्यादातर जो मेरी जानकारी है सुप्रिया सुले इसके पक्ष में नहीं है। हालांकि सुप्रिया सुले के कई दोस्त बीजेपी में हैं, निशिकांत दुबे जैसे लोग, उनसे बड़ी अच्छी उनकी संबंध लेकिन पर्सनल लेवल पर है। मुझे ये नहीं नजर आता है कि सुप्रिया सुले जो है वो आज भाजपा में शामिल या भाजपा के साथ डील करना चाहती है। बाकी कई लोग हैं उनके पक्ष में जो इस तरह की डील करना चाहते हैं। तो 2 गुट है शरद पवार पार्टी में। एक गुट जो कांग्रेस में जाना चाहता है, उसका जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वो शरद पवार है, उसके बाद में रोहित पवार है, उसके बाद में सुप्रिया सुले। ये तीनों लोग चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ जाए, लेकिन जो बाकी विधायक है, बाकी सांसद है, वो सब मेजोरिटी चाहते हैं कि हम पावर के साथ चले जाए। क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा हो गया है, कोई विधायक, कोई सांसद और कोई ब्लॉक पंचायत और जिला परिषद का आदमी चुन के आना मीन्स पावर के साथ रहना, ये महाराष्ट्र में एक मिसकंसेप्शन हो गया है। अपोजिशन में किसको ही रहना नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में ये भी चीज हो गई, पहले डेवलपमेंट होता था और डेवलपमेंट के बाद में जो थोड़ा बहुत बाय प्रोडक्ट वगैरह जो कमीशन है, किकबैक्स मिलती थी, लेकिन किकबैक्स अभी मेन प्रोडक्ट हो गया है और डेवलपमेंट बाय प्रोडक्ट हो गया है। इसलिए कमीशन के लिए, किकबैक्स के लिए ये सब चीजें हो रही है और किसी को भी अपोजिशन में रहना नहीं है। एक्चुअली ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरा है। आपने देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी और ने कितने साल अपोजिशन में गुजारे थे। महाराष्ट्र में बीजेपी जो विधायक उन्होंने कितने साल गुजारे थे, लेकिन यहाँ के जो कांग्रेस है, ये एनसीपी है, ये जो लोग हैं, जैसे मैं जो निकोलस था रशिया का, वो झार, उन्होंने ये झार शरद पवार ने क्रिएट किए थे। जैसे न्यू में अपने गणेश नाइक हो, छगन भुजबळ नासिक में, ये झार जो लोग हैं वो पावर ही चाहते हैं, उनको बाकी कुछ लेना देना नहीं, आइडियोलॉजी नहीं, कुछ नहीं, उनको सिर्फ पावर चाहिए। इसलिए लोग पावर के साथ जाना चाहते हैं। वो बहुत बड़ा प्रेशर है महाराष्ट्र में, पावर और फंड और किकबैक्स का और कमीशन का। इसकी वजह से वो थोड़ा, उनमें एक बहुत बड़ा गुट है पावर का और दूसरा गुट है कांग्रेस और आइडियोलॉजी। पंकज जी, पता है जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो रिश्वत के लिए अंग्रेजी में सिंपल शब्द चलते थे, ब्राइब वगैरह। ये किकबैक अगर उस समय कोई पूछता तो हम गधे की दुलत्ती समझते, लेकिन कैसे उसके लिए भी एक सोफिस्टिकेटेड सा शब्द डिज़ाइन किया गया। अखबारों में आप अक्सर पढ़ते होंगे कि फला जगह किकबैक। इवन जो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगे थे, दक्षिण भारत की एक लॉबी, तो उसमें भी किकबैक शब्द का इस्तेमाल किया था। चलिए, शुक्रिया आपका। अब चलते चलते बिहार की बात करते हैं। 30 जुलाई को पटना की बांकीपुर सीट पर
उपचुनाव होना है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने से ये सीट खाली हुई है। देखना यह है कि बीजेपी की ओर से कौन उम्मीदवार होता है, अभी घोषित नहीं हुआ है। लेकिन खबर यह है कि जनस्वराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर यहां से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने विपक्षी पार्टियों से यानी कांग्रेस राजद गठबंधन से अपील की है कि वो अपना कैंडिडेट यहां से ना उतारें ताकि बीजेपी और पीके में सीधा मुकाबला हो सके। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पटना से कन्हैया बेलारी जी। आप एडिटर हैं खबर पॉइंट, नेता नगरी में आप उन्हें देखते सुनते रहते हैं। कन्हैया जी, क्या इस बात में दम है कि प्रशांत किशोर लड़ना चाहते हैं, विचार कर रहे हैं, विपक्ष को रीच आउट कर रहे हैं बाकी पार्टियों को, कि क्या वो विपक्ष के साझा कैंडिडेट की तरह उतर सकते हैं? 100% लड़ रहे हैं। जैसे आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि 100% सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर बनेंगे जी, उसी तरह 100% ये लड़ेंगे। और कल जो रात में बैठक हुई 1 बजे तक इन लोगों की बैठक चली कोर कमेटी की, उसमें सर्वसम्मति से हो गया 5 तारीख को, यानी 5 तारीख को 5 जुलाई को फिर एक बैठक होगी। औपचारिक बैठक है या अनौपचारिक जो भी कहिए, ऐसे ही यहाँ बैठक करके और उसमें बिहार भर के जितने बिहार भर में कोर कमेटी के मेंबर हैं सब जुटेंगे, करीब 200 हैं, और सब सर्वसम्मति से बोल देंगे कि हाँ लड़ेंगे। यानी उसमें अब किंतु और परंतु नहीं है, लड़ रहे हैं वो। और 11 तारीख को नॉमिनेशन भी करेंगे। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि 11 तारीख को वो अपना मुहूर्त जो होता है ना, वो सब अपना दिखवा उखवा लिया है, इसलिए अब शक नहीं। ठीक है, लड़ेंगे, पर क्या कांग्रेस से और राष्ट्रीय जनता दल से कोई बातचीत चल रहा है कि वो लोग अपने प्रत्याशी ना खड़े करें? पिछले दिनों आपको याद होगा कि एक उपचुनाव हुआ था विधान परिषद का आरा, जिसमें महागठबंधन के कैंडिडेट जीत गए थे और एनडीए के हार गए थे, आपको याद होगा। और उसमें प्रशांत किशोर भी अपना कैंडिडेट देने जा रहे थे। तो इनके कैंडिडेट देने के बाद जो जिस कैंडिडेट की चर्चा चल रही थी, अगर उस कैंडिडेट को दिए होते तो उसमें महागठबंधन को मुश्किल होता जीतना। तो ये मान नहीं रहे थे, लेकिन तब जो मेरे पास जानकारी है और पक्की जानकारी है, इनको राहुल गांधी ने फोन किया और तब ये माने। आप समझ सकते हैं। अब इसी से आप समझ लीजिए कि ये अपोजिशन के कैंडिडेट होंगे या नहीं होंगे। पिछली बार बांकीपुर सीट से जो है रेखा देवी लड़ी थी, रेखा गुप्ता वैश्य हैं, और बांकीपुर में वैश्य का वोट ही सबसे ज्यादा है। उसके बाद कायस्थ हैं, 3,70,80,000 वोटर हैं, उसमें सबसे ज्यादा है। मुझे जो लगता है कि पूरा अपोजिशन का लगता ही नहीं है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन, पूरा ऑपोजिशन मिल करके इनको मदद करेगी ऑपोजिशन के एक कैंडिडेट के। राजद मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कैंडिडेट देगी, राजद उस सीट को कांग्रेस को दे देगी, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन। अच्छा, और एक चीज और बताएं, बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों में किन के नाम आगे चल रहे हैं? कई नाम है, अब कौन कौन नाम चल रहा है उसमें हमको अब अभी तक क्लियर नहीं है। अब इनके कोई पिताजी के मित्र हैं, उनकी बात हो रही है। अभी तक संशय की स्थिति है कि कौन बीजेपी के कैंडिडेट होंगे, क्योंकि वो तो चुनना है नितिन नवीन को ना, क्योंकि नितिन नवीन का ये सीट है 95 से लेकर के अभी तक उनके परिवार के ही, क्योंकि पिताजी जीते फिर उसके बाद ये, लेकिन उनके परिवार का कोई खड़ा नहीं हो रहा है, इतना मैं जानता हूं, उनके परिवार का कोई नहीं। एक चीज और ये बताएं कि ये सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला चुनाव, भले ही एक सीट का उपचुनाव हो रहा है, पर एक पहली बार लोग वोट डालने निकलेंगे। वो ऐसे समय में जब भरत भूषण तिवारी का मुद्दा जो है बिहार की राजनीति में छाया हुआ है, सम्राट चौधरी किस तरह के मुख्यमंत्री साबित होंगे अभी हमें देखना है, अभी बहुत अर्ली समय है उनके लिए। पर क्या इस चुनाव नतीजों की एक व्याख्या बाद में इस तरह से भी की जा सकती है कि साहब ये पहला मैंडेट होगा सम्राट चौधरी के लिए, या मैंडेट नहीं भी होगा तो सम्राट के लिए प्रतिष्ठा का तो प्रश्न है ही कि सीएम संभालने के बाद वो कम से कम ये सीट ना हारे, बीजेपी ये सीट ना हारे। बिल्कुल, अभी से ही वो प्रेशर में है, अभी से ही वो प्रेशर में है। भरत भूषण तिवारी वाला जो
मामला है, वो जिसको आज वहां गए थे चिराग पासवान, उन्होंने कह दिया कि वो तो हत्या है, तो आप समझ सकते हैं गवर्नमेंट में है, ही इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन सेंटर, इसी पार्टी के हैं, मैंने इसी गठबंधन में है, और इस तरह बात कर दी। अभी तक कोई बिहार सरकार का मंत्री वहां नहीं गया है, लेकिन केंद्र सरकार का भी कोई मंत्री नहीं गया है। और ठीक इनके बात से उलट जीतन राम मांझी कह रहे हैं सम्राट चौधरी से। अभी भी आप देखिए बीजेपी के बहुत सारे नेता खुश नहीं हैं इनको बनाने से, चाहे वो नित्यानंद राय हो, चाहे विजय कुमार सिन्हा हो, अब तो सब ये भी खुल करके आ गए, आपको चिराग पासवान भी। तो काफी टफ लड़ाई है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए। अगर कहीं ये लूज कर दिए, हालांकि मतलब जिसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी क्या होगा ये तो कुछ जानता नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं, वोटर जो हैं, जो स्थिति है खास तौर से भरत भूषण तिवारी के बाद, और वो अयोध्या वाला भी आप मामला उसको जोड़ लीजिए, तो बड़ा स्थिति ठीक नहीं है। और ऐसा नहीं है, सम्राट चौधरी जो है उपचुनाव जो विधान परिषद वाला हुआ था उसमें तो हार ही गए, इससे भी उनको जोड़ दीजिए। तो इसलिए इनको जीतना जरूरी है। नितिन नवीन की, जहां बीजेपी की प्रतिष्ठा है, नितिन नवीन की प्रतिष्ठा है, और इन दोनों से ज्यादा जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की प्रतिष्ठा इसमें है। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी। तो नेता नगरी में आज इतना ही। अपनी राय जरूर बताइएगा, वरना फायदा क्या इस चर्चा का। कमेंट बॉक्स में बताइए कि जिन विषयों पर आज चर्चा बातचीत हुई उन पर आप क्या सोचते हैं। कुलदीप मिश्र के साथ रहे आप। नमस्कार।